ओके एवरीबॉडी, तो आज की क्लास में हम बात करेंगे वो एमसीक्यूज की जो हमारे इंस्टीट्यूट ने जून के लिए अपलोड किए हैं. राइट, वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल दीज. आप जानते हैं 15 एमसीक्यूज आएंगे, ईच कैरिंग 2 मार्क्स, तो 15 टू द 30, और आप इसमें मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो. एमसीक्यूज बहुत सरल होते हैं, थोड़ा सा फोकस से करेंगे तो डेफिनेटली हो जाएगा. और सबसे अच्छी बात यह है कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है. सही तो ठीक, नहीं तो गलत तो गलत, कोई मार्क्स आपके नहीं कटने. ठीक है जी. और पहला क्वेश्चन आप जानते हैं कंपलसरी होता है. बाकी कितने बचे? 7 में से 2 छोड़ देना. कभी वो 2 भी कराओ तो 2 क्वेश्चन छोड़ ही देना. बात क्लियर है? एमसीक्यू मत छोड़ देना भाई. क्लियर है? तो 2 क्वेश्चन आपको छोड़ने हैं. 130 नंबर का पेपर आता है और अटेम्प्ट कितने का करना है? 100 नंबर का, अगर कर पाए तो. अरे पक्का करेंगे, यही तो सुनना था. हद हो गई, इतनी मेहनत क्यों करी है फिर बेकार में. चलो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे. नाउ लिसन अप गाइस, अब बिल्कुल शांत होके चीजों को समझेंगे. व्हाट आई बिलीव के टोटल 15 क्वेश्चन होंगे, तो मैं अपने मन से बोल रहा हूं, एग्जैक्ट तो होता नहीं, आधा न्यूमेरिकल आधा थियोरिटिकल, बट ऐसा 100% नहीं होता. क्लियर? न्यूमेरिकल बहुत सिंपल होते हैं. स्टूडेंट जो गलती करता है वो थोड़ा थ्योरी में करता है, और थ्योरी कहां याद रहती है सबको, ये सच है. तो उसका तरीका यही है कि बस उतनी जो एमसीक्यूज है उसके थ्रू लर्न करो. बोलो जी, बात क्लियर है? और वही आपस में क्या होगा, रिपीट हो जाएगा. चलो आओ शुरू करते हैं. एमसीक्यू नंबर 1 वो लिखता है प्राइम कॉस्ट इज, कि भैया प्राइम कॉस्ट क्या है. विजिबल हो रहा है? अब और थोड़ा था. प्राइम कॉस्ट इज, ये ऑप्शन मैंने थोड़ा पेज बचाने के लिए ऐसे कर दिया, वरना तो नीचे आएंगी ए बी और सी डी. प्राइम कॉस्ट हम सब जानते हैं, द सम टोटल ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, direct labor, direct expenses, and prime cost is also known as direct cost. Prime cost is also known as direct cost. समझाऊं बाकी या समझ गए? इसमें कुछ और है नहीं ज्यादा करने लायक. क्लियर है? द टोटल ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट इज नोन एज प्राइम कॉस्ट. बोलो कितना सिंपल सा, कितना आसान है. क्लियर है? डायरेक्ट कॉस्ट का टोटल ही क्या कहलाता है? प्राइम कॉस्ट कहलाता है. अब ये तुम एमसीक्यू करने आओ, बताओ यार कितने बच्चों वाले सवाल है. अ कंपनी एम्प्लॉय 3 ड्राइवर्स टू डिलीवर गुड्स. कंपनी ने 3 ड्राइवर रखे जिससे वो गुड्स डिलीवर्ड करेंगी, डिलीवर्ड पहुंचाएंगी. अरे बोलो क्लियर है? टू द कस्टमर्स. द सैलरी पेड टू दीज ड्राइवर्स आर, अगर मैं कॉस्ट शीट की बात करूं तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन. बोलो बिना ऑप्शन पढ़े, सैलरी, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन. बट आंसर वही देना जो ऑप्शन में लिखा हो. सर अगर वो सेलिंग अलग कर देता और डिस्ट्रीब्यूशन अलग कर देता तो डिस्ट्रीब्यूशन किसका पार्ट? डिस्ट्रीब्यूशन का. कैसे पता चला सर? डिलीवर गुड्स. पार्ट ऑफ प्राइम कॉस्ट डायरेक्ट प्रोडक्शन, प्रोडक्शन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन. क्या मेरी बातें समझ आ रही है ना? शाबाश, ये हुई ना बात. थर्ड, चलो डन. अ कंपनी पेज ₹1 पर यूनिट टू रॉयल्टी. रॉयल्टी रॉयल्टी सब डिस्कस हो चुका है. रॉयल्टी होते दिमाग में आना चाहिए डायरेक्ट एक्सपेंस. टू द डिजायर ऑफ द प्रोडक्ट विच मैन्युफैक्चर एंड सेल, द रॉयल्टी चार्ज वुड बी क्लासिफाइड इन द कंपनीज अकाउंट एज डायरेक्ट एक्सपेंस. तो रॉयल्टी इज ऑलवेज व्हाट? अ डायरेक्ट एक्सपेंस. बोलो जी, बात क्लियर है? एक एग्जांपल और दो डायरेक्ट एक्सपेंस की. केशव एग्जाम्पल, रॉयल्टी हो गई. दूसरी इसको देने दो. इसका क्या नाम है भाई तुम्हारा? नितिन. हाँ बेटे नितिन बताओ, शाबाश. दूसरी एग्जाम्पल. चलो पास. डायरेक्ट एक्सपेंस की दूसरी एग्जाम्पल रेंट. तुम बताओ. डायरेक्ट एक्सपेंस की एग्जाम्पल प्रोडक्शन. वेजिस, वेजिस को हम अलग रखते हैं. डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब होता है अदर देन मटेरियल एंड वेजेस. होम सी
आर्किटेक्चर फीस, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट चार्जेस, ट्रैवलिंग चार्जेस टू द साइट, हायर ऑफ स्पेशल मशीनरी फॉर डिजाइन. Yes or no? So guys, please study, work hard as you can. चलो जी, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं. अब किस पे आते हैं भाई? 4 पे. पढ़ो 4 क्या लिखता है. Dash is a method of dealing with overheads which involve spreading common cost over a cost center on the basis of benefit received. ठीक है जी. ओवरहेड एब्जॉर्प्शन, ओवरहेड अपोर्शनमेंट, ओवरहेड एलोकेशन, ओवरहेड एनालिसिस. अब सुनो, पहले सवाल समझो क्या कह रहा है. वो कह रहा है ये उस मेथड को हम वो बोलते हैं जिसमें हम ओवरहेड की कॉस्ट को ना कॉस्ट सेंटर पे बांट देते हैं कि एक टोटल ओवरहेड है, इसमें प्रोडक्शन का कितना, सर्विस का कितना, P1 का कितना, P2 का कितना. बोलो जी, बात क्लियर है. इसको बोला जाता है बंटवारा, अपोर्शनमेंट. एब्जॉर्प्शन वो होता है जो हम कस्टमर से वापस लेते हैं. एलोकेशन वो होता है जो प्रोडक्ट के ऊपर चार्ज किया जाता है. और एनालिसिस वो होता है जिसमें हम ये करते हैं कि ओवरहेड डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है. याद रहेगी बात. देखो सिंपल शब्दों में, अगर ओवरहेड को प्रोडक्ट पे चार्ज करना है, एलोकेशन. क्लियर है. डिपार्टमेंट्स में बांटना है, एब्जॉर्प्शन. कस्टमर से डिपार्टमेंट में बांटना है तो एलोकेशन. एब्जॉर्प्शन किससे लेना है? कस्टमर से लेना है. एनालिसिस जिसमें डिसाइड करना है कि डायरेक्ट कौन सा, इनडायरेक्ट कौन सा, और ओवरहेड कैसे बांटा जाएगा. अब वो क्या कह रहा है? कह रहा ओवरहेड को किस पे बांटना है? कॉस्ट सेंटर में. कॉस्ट सेंटर वो जगह जहां पर प्रोडक्ट बनता है, कॉस्ट कैलकुलेट होते हैं, जो कि डिपार्टमेंट होते हैं. सो दैट इज कॉल्ड व्हाट? अपोर्शनमेंट. और हम सीख चुके थे ओवरहेड अपोर्शनमेंट के 2 मेथड होते थे, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन. सेकेंडरी के अंदर होते थे रेसिप्रोकल, नॉन रेसिप्रोकल. क्लियर है? सारा याद आ रहा है धीरे धीरे? चलो इतनी डिटेल में नहीं जाना. आइए 4 दूने 8, 8 नंबर आ गए भाई. क्वेश्चन नंबर 5. विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिफिकेशन इज मेंट फॉर डिस्टिंक्शन बिटवीन डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट? हाँ जी, डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट को किस आधार पर बांटते हैं? फंक्शन. फंक्शन में होता है प्रोडक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन. ये होते हैं फंक्शन. वेरिएबिलिटी, वेरिएबल, फिक्स, सेमी वेरिएबल, इसे बोलते हैं बिहेवियर. ठीक है जी. कंट्रोलेबिलिटी मतलब कंट्रोलेबल और नॉन कंट्रोलेबल. तो क्या बचा? दैट्स इट. क्लियर है? एलिमेंट के आधार पर ओवरहेड को बांटा जाता है. अरे बोलो, आ रहा है समझ में? Which of the following is application for cost control? Cost control की application बताओ. It is related with future. It is a corrective function in hand with the target are achieved. It challenge the standard set. Never, never, never. कभी भी जो स्टैंडर्ड सेट किए गए उन्हें चैलेंज नहीं किया जाता. बोलो जी, बात क्लियर है? आप कॉस्ट कंट्रोल करो, इसका मतलब ये होता है उन स्टैंडर्ड को फॉलो करना है. अगर आपने कॉस्ट कंट्रोल के चक्कर में स्टैंडर्ड गिरा दिया और जो स्टैंडर्ड सेट किया था उसे फॉलो नहीं करा, तो प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या होगी? सफर करेगी. अरे बोलो जी, बात क्लियर है? तो इसीलिए कॉस्ट कंट्रोल एक लॉन्ग रन फेनोमेना है. क्या है? लॉन्ग रन फेनोमेना है. क्लियर है? इट्स रिलेटेड विद द फ्यूचर. इट इज अ करेक्टिव फंक्शन. क्लियर? इट एंड व्हेन द टारगेट आर अचीव. देखो कई बार क्या होता है, हमें सब में से बेस्ट चुनना होता है. क्या चुनना होता है? तो इन सब में जो सबसे बेस्ट आंसर है वो ये है, क्योंकि कॉस्ट कंट्रोल कहा इसलिए जाता है ताकि एक टारगेट जो हमने सेट करा है वो अचीव हो जाए. क्लियर? अब ये अंडरस्टूड है, कॉस्ट कंट्रोल फ्यूचर में ही होगा. क्लियर है? चलिए आइए 7 पे आते हैं जी. डैश इज एनीथिंग फॉर विच सेपरेट मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट इज रिक्वायर्ड. सोच के जवाब चाहिए, वरना क्या हो. जल्दी बोलो. जिसके लिए हम कॉस्ट मेजर करते हैं, क्या करते हैं? कॉस्ट नापते हैं, उसको बोलते हैं हम कॉस्ट ऑब्जेक्ट. ठीक है? कॉस्ट ऑब्जेक्ट, कोई बात नहीं, सीखेंगे, सीखने के लिए आए. कॉस्ट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है एनीथिंग फॉर विच कॉस्ट आर कैलकुलेटेड. इट कैन बी अ प्रोडक्ट,
इट कैन बी अ सर्विस, इट कैन बी अ कस्टमर। बोलो जी, बात क्लियर है? हर वो चीज, हर वो आइटम जिसके लिए कॉस्ट को नापा जाता है, जिसके लिए कॉस्ट को मेजर किया जाता है, उसे बोलते हैं कॉस्ट ऑब्जेक्ट। याद रहेगी बात? याद रहेगी बात? वो एक प्रोडक्ट हो सकता है, वो एक सर्विस हो सकती है, वो एक कस्टमर हो सकता है। हर वो चीज जिसके लिए मुझे कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, दे विल बी टर्म्ड एज, बोल नहीं रहा है, कॉस्ट ऑब्जेक्ट। शाबाश। चलो क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा तुम्हारे सामने स्क्रीन पे। टिकट काउंटर इन अ मेट्रो स्टेशन इज एन एग्जाम्पल। हाँ जी बोलो, मेट्रो स्टेशन पे टिकट काउंटर क्या है भाई? टिकट काउंटर पे क्या होता है? कस्टमर से पैसे लिए जाते हैं, और जो पैसे लिए जाते हैं उसमें प्रॉफिट होता है। बोलो हाँ या ना? मेरे दोस्त, बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन बिना प्रॉफिट के, सुनो, हम कस्टमर से सिर्फ प्रॉफिट लेते हैं। एग्जैक्टली यार, बोलो यस और नो? अगर मैं ये कप बाजार में बेचूंगा 10 रुपए का, तो ये 10 रुपए मेरी सिर्फ कॉस्ट थोड़ी होगी, और कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल। सेल का दूसरा नाम क्या है? रेवेन्यू। तो जहां से रेवेन्यू आता है वो क्या होता है? रेवेन्यू सेंटर। जहां, मैंने कब कहा तुमने गलत बोला? डिड आई से कि तुमने गलत बोला है? नहीं भाई, बिल्कुल सही आंसर है। मैं इसलिए तो कह रहा हूं, इतनी कॉस्टिंग पढ़ा दी मैंने तुम्हें कि तुम बढ़िया करके आंसर दे दोगे। क्लियर है? और 100% तो मेरे मार्क्स नहीं आए थे, तो तुम्हारे कहां से आएंगे? जस्ट किडिंग। चलो भाई, अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट? भाई कह रहा फंक्शनल क्लासिफिकेशन बताओ, कौन सी वाली? फंक्शनल। पहले मैं बता दूं, फंक्शन के आधार पर हम ओवरहेड को 3 हिस्सों में तोड़ते हैं। प्रोडक्शन करना एक फंक्शन है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक फंक्शन है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी क्या है? एक फंक्शन है। बोलो जी, बात क्लियर है? डायरेक्ट फैक्ट्री ओवरहेड, ये वाइडर टर्म है। पूछो क्यों सर इनडायरेक्ट मटेरियल क्यों नहीं? अरे भैया वो इसी का तो पार्ट है। इनडायरेक्ट मटेरियल किसका पार्ट है? तो फैक्ट्री ओवरहेड का मतलब क्या है? 4 नाम बताए थे, फैक्ट्री ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड, वर्क ओवरहेड, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। याद आ गया? तो इनडायरेक्ट मटेरियल उसी का तो पार्ट है ना। तो बेटर आंसर क्या हुआ? क्योंकि फंक्शन के आधार पर हम ओवरहेड को 3 हिस्सों में तोड़ते हैं, प्रोडक्शन फंक्शन, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 10। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग रेफर टू, जल्दी बोलो, हिस्टोरिकल, ट्रेडिशनल, ऑल ऑफ द अबव, फुल। ये तो फाउंडेशन में भी पूछा था इंस्टीट्यूट ने सवाल। देखो अब मैं थोड़ा थोड़ा प्रकाश डालता जाऊंगा, आपको डिटेल पढ़नी है ग्रुप 2 के अंदर, एब्जॉर्प्शन वर्सेस मार्जिनल। क्लियर है? जब आप सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट के आधार पर डिसीजन लो, और हम मार्जिनल में कहते हैं प्रोडक्ट बनाने में जो कॉस्ट लगती है वो वेरिएबल होती है, तो ये कहलाती है मार्जिनल कॉस्टिंग अप्रोच। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कहती है प्रोडक्ट बनाने में दोनों कॉस्ट आती है, वेरिएबल भी और फिक्स्ड। क्योंकि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग दोनों को लेता है, इसलिए एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का दूसरा नाम क्या है? फुल कॉस्टिंग। क्या है दूसरा नाम? फुल कॉस्टिंग। ये सेम क्वेश्चन फाउंडेशन में भी कई बार आ चुका है। क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 11। हाँ जी, तुम बताओ, निखिल नाम है तुम्हारा? क्या नाम है? कुणाल बेटे बताओ, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? The main purpose of cost accounting is to maintain profit, to help in inventory valuation, to enter into price war with the competitive firm, to provide information to the management for decision making purpose. चारों में ये ज्यादा बेटर ऑप्शन है। क्लियर है? तो कॉस्ट अकाउंटिंग इज वन ऑफ द एलिमेंट विच हेल्प्स द मैनेजमेंट इन टेकिंग द राइट डिसीजन एट द राइट टाइम। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड। तो देखो बहुत बार तुम्हें ऐसा फील होगा कि सर चारों आंसर सही है, एग्री लेकिन उसमें से चूज क्या करना है? बेस्ट। कई बार ऐसा होता है 1 से 2 सही आंसर होते हैं क्वेश्चन में, एमसीक्यूज में, तो उस केस में आपको कौन सा सिलेक्ट करना है?
जो उन दोनों में भी बेस्ट हो। अब वो आप कैसे जज करोगे, वो डिपेंड करेगा आपने कितनी पढ़ाई की है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, इज एनीथिंग फॉर विच सेपरेट मेजरमेंट इज रिक्वायर्ड। सर अभी अभी तो आया है क्या, कॉस ऑब्जेक्ट, जिसके लिए अलग से क्या करते हैं, मेजरमेंट करते, तो उसे क्या बोलते हैं हम, कॉस ऑब्जेक्ट। चलो अगला पढ़ो। अरे आ रहा है समझ में मेरे भाई। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट कॉस कंट्रोल। सेम रिपीट हो रहा है यार, इट एंड व्हेन द टारगेट इज, तो इंस्टीट्यूट जान जान के रिपीट क्वेश्चन डाल देता है कि बच्चों याद रखो, कॉस यूनिट फॉर पावर सेक्टर, तो मुझे भी पता है, पावर सेक्टर बिजली बनाने की कॉस यूनिट। हाँ भाई अविरल इज द राइट आंसर। कौन से चैप्टर में सीखा था, सर्विस कॉस्टिंग में भी था। ओवरहेड इसी में बांटा जाता है, सही है, एग्री। प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड इज सुटेबल फॉर, बोलो भाई, ट्रांसपोर्ट, केमिकल, डैम कंस्ट्रक्शन, फर्नीचर मेकिंग। 6 लिखवाए थे, 6। नंबर 1, इधर देखो यार, अब पढ़ाई हो रही है, अब खेलने में लगे हो। नंबर 1 टेक्सटाइल इंडस्ट्री, नंबर 2 क्रूड ऑयल रिफाइनरी, नंबर 3 शुगर मिल, नंबर 4 पेपर मैन्युफैक्चरिंग, नंबर 5 केमिकल मैन्युफैक्चरिंग। क्लियर है। नंबर 6 फार्मास्यूटिकल्स। यस और नो। तो इन सब में कौन सी कॉस्टिंग लगती है, केमिकल इंडस्ट्री। डिस्टिंग्विश बिटवीन डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट इज एन एग्जांपल ऑफ, जल्दी बोलो भाई फटाफट, गलती मत करना, इज द राइट आंसर। एलिमेंट दोबारा रिपीट हो रहा है, कम ऑन एवरीबॉडी। चलो 16 दूना 32, हाँ जी 32 नंबर आ गए। क्या मुश्किल है भाई, इतने भी नहीं आएंगे, पढ़ाई नहीं की तो। चलिए शाबाश। डिमोटिवेट नहीं, सच, सच कड़वा होता है। मैं साइको फैंसी नहीं करता, अच्छी अच्छी चुपड़ी चुपड़ी बातें। नेवर, टेल द रियलिटी वेदर यू लाइक इट और यू डोंट लाइक इट। हाँ जी बोलो, बात क्लियर है। आओ क्वेश्चन नंबर 17, द एडवांटेज ऑफ यूजिंग आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन कॉस्ट अकाउंटिंग डज नॉट इंक्लूड। बोलो भाई बोलो, ढूंढो जल्दी से। सिंगल पॉइंट डेटा एंट्री, रिडक्शन इन मल्टीपल ऑफ डॉक्यूमेंट, इंटीग्रेशन ऑफ वेरियस फंक्शन, ये सब होता है। स्टॉक नीड टू बी रिकॉन्साइल विद गुड्स रिसीव नोट, ये आईटी वालों का काम थोड़ी है, ये तो हम करते हैं। क्लियर है। स्टॉक आया, माल आया 2 लाख रुपए का, बिल आ गया 2.5 लाख का, भाई क्या चोरी हो रही है भाई। तो ये रिकॉन्साइल करना किसका काम है, हमारा, आईटी वालों का काम थोड़ी है। अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में डाटा एंट्री होती है सर, हाँ। रिडक्शन इन मल्टीपल डॉक्यूमेंट, हाँ, लाखों करोड़ों, पहले इतनी मोटी मोटी किताबें होती थी और अब सब कुछ एक छोटी सी चिप में आ गया, पेन ड्राइव में आ गया। बोलो यस और नो। इंटीग्रेशन ऑफ वेरियस फंक्शन, आपने सुना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हमें ऑफर देती है मल्टीटास्किंग। क्या बोलते हैं इसे, एक साथ हम कई काम कर सकते हैं, दैट इज नोन एज व्हाट, मल्टीटास्किंग। तो सबको जोड़ देते हैं। अरे क्लियर हो गई बात। हाँ, रिकॉन्सिलिएशन के लिए अकाउंटेंट चाहिए, भले ही वो टेक्नोलॉजी की हेल्प से करता है, बट वो टेक्नोलॉजी का पार्ट नहीं है। 18, चलो जी। अ टैक्सी ड्राइवर, सॉरी, अ टैक्सी प्रोवाइडर चार्जेस मिनिमम 80 रुपए, देयर आफ्टर 12 रुपए पर किलोमीटर ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल, एंड द बिहेवियर ऑफ कन्वेंस कॉस्ट इज। आज ही बोलो, अब बोल नहीं रहे, एकदम सही बोला। टैक्सी का किराया अगर किराए की है
ड्राइवर की सैलरी, डेप्रिसिएशन, ये सब फिक्स्ड है। पेट्रोल, टायर एंड ट्यूब, ये सब क्या है? वेरिएबल। तो जब एक टैक्सी, एक बस सड़क पे दौड़ती है तो दो जो कॉस्ट आती है वो होती है फिक्स प्लस वेरिएबल, और दोनों के मिलन को हम क्या बोलते हैं? सेमी वेरिएबल। चलो, हाँ जी, इन्होंने पूछा सर जो हम टोल पे करते हैं वो फिक्स्ड है या वेरिएबल है? ये बताओ। टोल तो वहां से गुजरने के लिए देना पड़ता है और वो फिक्स्ड अमाउंट होता है, वो किलोमीटर के आधार पे थोड़ी है। बात समझ में आ गई? अब आप, उन्होंने रेट फिक्स कर दिए, ट्रक जाएगा तो इतने रुपए देगा, कार जाएगी तो इतना होगा, पर्सनल व्हीकल है तो इतना होगा। क्लियर और नॉट? क्या हो गया? ये फिक्स्ड हो गया हर एक का। अब एक कार जा रही है, उसमें चाहे 2 लोग बैठे हो तो भी उतना ही किराया, 4 बैठे हो, ट्रक लोडेड हो तो भी टोल इतना, अनलोडेड हो तो भी इतना। तो व्हाट इज दिस बिकम? चलिए, A limited has 3 production department. Each department has machine. Which of the following cannot be treated as cost center for cost allocation? Clear है? Cost center वो जगह होती है जहां पर काम होता है। तो भैया काम तो डिपार्टमेंट में हो रहा है ना, कंपनी थोड़ी ना कहलाई जाएगी कॉस्ट सेंटर। क्या कहलाया जाएगा कॉस्ट सेंटर? डिपार्टमेंट कॉस्ट सेंटर कहलाए जाएंगे। क्लियर हो गई बात? तो व्हाट इज द राइट आंसर? Which of the following cannot be treated as? तो ए लिमिटेड तो कंपनी है, उसके हिस्से में थोड़ी कॉस्ट आएगी। कॉस्ट किसके हिस्से में आएगी? उस कंपनी के डिपार्टमेंट्स में। तो कॉस्ट सेंटर वो जगह जहां प्रोडक्ट बनाया जाता है और जहां कॉस्ट कैलकुलेट की जाती है। जहां जो काम होता है उसे सेंटर बोलते हैं। ट्रेनिंग सेंटर जहां ट्रेनिंग होती है, कोचिंग सेंटर जहां कोचिंग क्लासेस होती है। अरे बोलो हाँ या ना? हर एक कंपनी में एक मेडिकल सेंटर होता है। क्या होता है मेडिकल सेंटर में? वह डॉक्टर बैठा होता है, कोई इमरजेंसी हो गई तो वो आपको मेडिकल सेंटर भेज देंगे। क्लियर? तो सेंटर इज द प्लेस वेयर द पर्टिकुलर फंक्शन टेक प्लेस। तो बोल नहीं रहा यार। Which of the following is example of functional classification of cost? फंक्शनल, बड़े फंक्शन 3 होते हैं, कितनी बार बताऊं? प्रोडक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। यस और नो? तो बताओ कौन सी ऑप्शन है? चलिए 21 पे आते हैं। Costs which are ascertained after they have been incurred are known as? वो कॉस्ट, क्लियर है, जो असरटेन की जाती है कब? खर्च होने के बाद। खर्च होने के बाद जो पता की जाती है, ऐसी कॉस्ट को क्या बोलते हैं? सेमी नहीं, ये वाला है। संक कॉस्ट, इंप्यूटेड कॉस्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। संक कॉस्ट बहुत पुरानी कॉस्ट है जो अब डिसीजन मेकिंग में यूज नहीं होती। इंप्यूटेड कॉस्ट वो कॉस्ट है जो कैश में हमारी जेब से नहीं जाती। हिस्टोरिकल कॉस्ट वो कॉस्ट है जिसकी कैलकुलेशन खर्च होने के बाद की जाती है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक फ्यूचर कॉस्ट है, क्लियर, जो केवल और केवल डिसीजन मेकिंग में यूज होती है। तो व्हाट इज द राइट आंसर? वैसे इसका आंसर संक कॉस्ट भी हो सकता है, क्योंकि हिस्टोरिकल कॉस्ट इज ऑल्सो नोन एज संक कॉस्ट। बोलो जी बात क्लियर? मैंने आपसे कहा कई बार होता है 2 सही आंसर होते हैं, तो स्टूडेंट अगर दोनों में से एक भी सिलेक्ट कर ले फुल मार्क्स। तो अगर मैं पेपर चेक कर रहा होता और बच्चे ने संक कॉस्ट सिलेक्ट किया होता तो ऑल्सो गिव हिम व्हाट? फुल मार्क्स। बोलो जी बात क्लियर है? क्योंकि हिस्टोरिकल कॉस्ट इज ऑल्सो नोन एज। शाबाश, ठीक है जी। चलिए, जनरली फॉर द पर्पस ऑफ कॉस्ट शीट कॉस्ट आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट एक्सक्लूडेड व्हाइल प्रिपेयरिंग अ कॉस्ट शीट? पूरी लिस्ट लिखवाई थी कॉस्ट शीट में, क्या क्या इंक्लूड होता है, क्या एक्सक्लूड। क्वेश्चन पढ़ो। नॉट एक्सक्लूडेड, गुडविल फाइनेंशियल नहीं लेते, प्रोविजन नहीं लेते, ट्रांसफर नहीं लेते।
प्रॉपर्टी टैक्स किसके ऊपर? फैक्ट्री पर। तो ये तो इंक्लूड करना पड़ेगा। बोलो जी, बात क्लियर है? सो दैट इज द राइट आंसर। व्हाट इज प्राइम कॉस्ट? हो तेरी, टोटल डायरेक्ट कॉस्ट ओनली, इनडायरेक्ट टोटल नॉन दिस। चलिए, अगला आता है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ प्राइम कॉस्ट? प्राइम कॉस्ट तीन चीजों से मिलकर आती है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है जी। कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पेड टू ब्रिंग द मटेरियल टू फैक्ट्री, भाई ये किसका पार्ट है? डायरेक्ट मटेरियल का। कैरिज बताया था। फिर मटेरियल के समय अगर आप कोई टैक्स पे करते हो तो वो उसकी कॉस्ट में ऐड हो जाता है, शर्त है वो रिफंडेबल ना हो। क्या ना हो? रिफंडेबल। वेयर इनपुट क्रेडिट कैन नॉट बी क्लेम्ड, यही इसका मतलब है। अब पता है ना क्रेडिट क्या होता है? इंप्यूट क्रेडिट। पक्का। ओवर टाइम प्रीमियम पेड टू वर्कर, अरे ये तो लेबर हो गई यार, और वो भी ओवर टाइम। ओवर टाइम तो ओवर टाइम उनकी सैलरी का पार्ट नहीं होता। बोलो जी, बात क्लियर है? तो बात यहां तक समझ में आ गई। प्राइम कॉस्ट में हम क्या नहीं जोड़ते? ये भी जोड़ते, ये भी जोड़ते और ये भी जोड़ते, क्योंकि लेबर को तो पे कर रहा है। क्या नहीं जोड़ेंगे? क्योंकि पैकिंग तो तब होगी जब प्रोडक्ट बिकेगा, ना कि प्रोडक्ट बनेगा। अरे बोलो, क्लियर? ग्रेट, गुड गोइंग। चलिए, विच ऑफ दीज इज नॉट ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग? असरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट, हाँ। सेलिंग प्राइस, हाँ। कॉस्ट कंट्रोल, हाँ। असिस्टिंग शेयर होल्डर इन डिसीजन मेकिंग, ना। तो यही हमारा ऑब्जेक्टिव। कॉस्ट अकाउंटिंग शेयर होल्डर से थोड़ी डील करती है। हमारा काम तो प्रोडक्ट बनाना है और उसे बाजार में बेच देना है, दैट्स इट। वी आर नॉट कंसर्न विद दैट। आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर डायरेक्ट एक्सपेंस? देखो आ गया, पूरी लिस्ट लिखवाई दी। कॉस्ट ऑफ स्पेशल डिजाइन, ड्राइंग और लेआउट, हाँ। हायर ऑफ टूल इक्विपमेंट फॉर अ पर्टिकुलर जॉब, हाँ। सेल्समैन वेजेस, ना। रेंट, ना। तो पहला और दूसरा का है ऑप्शन? पहला और दूसरा। क्लियर? कोई डाउट आए तो डिस्कस करो मेरे साथ। इफ यू गॉट एनी डाउट, डिस्कस। आ रहा है क्वेश्चन नंबर 28। सैलरी पेड टू प्लांट सुपरवाइजर। प्लांट कहां लगा होता है? ऑफिस में, फैक्ट्री में। तो प्लांट सुपरवाइजर की सैलरी फैक्ट्री ओवरहेड्स, राइट? चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 29। डेप्रिसिएशन ऑफ डायरेक्टर्स लैपटॉप इज ट्रीटेड एज एडमिनिस्ट्रेशन, फैक्ट्री, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, या फिर आईटी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट? जल्दी बोलो भाई। डायरेक्टर क्या करता है? ऑफिस में भुट्टे भूनता है। बहुत बढ़िया। डायरेक्टर ही तो पूरा ऑफिस मैनेज करता है। बोलो यस और नो? और जहां मैनेजमेंट होगी वहां ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। भाई डायरेक्टर का लैपटॉप खराब हो गया, अब तो आजकल तो हर एक के पास लैपटॉप होता है, सारा डेटा उसी में होता है। क्लियर? क्या हमारी बात यहां तक क्लियर है? डेली सही भी तो हो जाता है, पॉजिटिव चीज थी कोविड। अरे बोलो यहां तक क्लियर है? हाँ तो मैं ये भी तो सच है कि सही भी हो जाता है। तो हो तो जाता है ना। हमारे यहां कहते हैं समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कुछ ना होने से कुछ होना बेटर है, तो कुछ हो तो रहा है। चलो, क्या यहां तक मेरी बात समझ में आ गई भाई? डेप्रीसिएशन ऑफ डायरेक्ट तो हो गया भाई। 30 क्वेश्चन। अच्छा टिक नहीं लगाया अभी? अच्छा वो यहां गलती से लग गया, यहां आएगा। A manufacturing company has set up a lab for testing of product for compliance with the standard. Salary of this lab staff are part of, जल्दी बोलो, work overhead, quality control, direct expenses, research and development. स्टैंडर्ड बन चुके हैं, रिसर्च हो चुकी है,
अरे बोलो यस और नो। बस हम ये चेक कर रहे हैं कि वो रिसर्च के अनुसार, सॉरी स्टैंडर्ड के अनुसार है या नहीं है। तो दैट इज नोन एज व्हाट, क्वालिटी कंट्रोल। क्लियर। अगर वो बोलता है जी रिसर्च हो रही है टू मेक द स्टैंडर्ड, तो वो क्या कहलाता, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। जब आप उसे स्टैंडर्ड से मिलाते हो और ये चेक करते हो ये जो प्रोडक्ट बना ये स्टैंडर्ड के अनुसार बना कि नहीं बना, तो इसे क्या बोलते हैं हम, क्वालिटी कंट्रोल। जैसे अभी एलॉन मस्क ने किया था, आपने देखा नहीं होगा। भाई आप सिर्फ एक शब्द पे थोड़ी बदल दोगे क्वेश्चन, आपको और भी तो डेटा देना पड़ेगा। बात समझ में आ गई। सिर्फ एक शब्द बदलने से क्वेश्चन थोड़ी बदल जाता है। यू हैव टू गिव व्हाट, फुल इंफॉर्मेशन, राइट। तो ये क्वालिटी कंट्रोल होता है। जैसे अभी टेस्ला में हुआ, उन्होंने शीशा खड़ा कर दिया सामने बड़ा सा। अब टेस्ला आपको पता है ड्राइवरलेस होती है, वो टकरा गई शीशे से, मतलब उसका सेंसर उसे पकड़ नहीं पाया। तो वो अब फ्यूचर में उस पर भी और काम कर रहा है। क्लियर है। अब ठीक है, ये बात सही है, रोड पे कोई शीशे थोड़ी होते हैं, या होते हैं, नहीं होते, लेकिन फिर भी दे आर मेकिंग दिस सुपीरियर, मोर सुपीरियर, कि वो आने वाली किसी भी चीज को क्या कर सके, सेंस कर सके। तो ये क्या हो रहा है, ये क्वालिटी कंट्रोल हो रहा है। अरे बोलो क्लियर है, ताकि उसे और इंप्रूव किया जाए। चलो शाबाश, याद है, क्लियर है भाई। कौन सा नंबर चलेगा, 31। ऑडिट फी पेड टू एक्सटर्नल स्टैट्यूटरी ऑडिटर इज अ पार्ट ऑफ प्रोडक्शन सेलिंग क्वालिटी कंट्रोल। बेटा क्वालिटी प्रोडक्ट की होती है यार। ऑडिटर आके क्वालिटी चेक करेगा कि आपका प्रोडक्ट सही बना है कि खराब बना है। ये काम ऑडिटर का थोड़ी है, ये तो इंस्पेक्शन स्टाफ का है। बोलो हाँ या ना। वो तो आपका ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन में आएगा भाई। भाई ऑडिटर एक बाहर का बंदा होता है, तुम भी ऑडिटर बनोगे, कॉस्ट ऑडिटर, तो तुम उनके कॉस्ट अकाउंट चेक करोगे, थोड़ी प्रोडक्ट लाओ, कोल्ड ड्रिंक कंपनी पी के देखूंगा अच्छी है कि खराब है, ऐसा थोड़ी होता है यार। अरे कार कंपनी का ऑडिट मिल गया, बोले कार दो पहले चला के देखूंगा, ये अलग बात है, वो मिल ही जाती है, घबराओ नहीं। अरे क्लियर है। तो हमारा काम एज ए ऑडिटर प्रोडक्ट को चेक करना नहीं, हमें तो चेक करना खातों में कहां गलती हुई है, कितने कितने घपले हो रखे हैं। समझ गए बात। और ये ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है। हम घपले पकड़ते हैं ना भाई, अकेले क्यों खा रहा हूं, आओ बस मिल बांट के खाओ, तब सब खुश रहेंगे। चलिए 32, आओ जी आओ 32। सैलरी पेड टू फैक्ट्री स्टोर। अबे यार ये तो बड़ा आसान सवाल है, जल्दी बोलो। फैक्ट्री, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, प्रोडक्शन कॉस्ट भी तो फैक्ट्री ओवरहेड ही होता है। लेकिन जब हम बोलते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट, तो इसमें सारे खर्चे आ गए जो भी फैक्ट्री में हुए। याद है ना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। भाई अगर मैं आपको फिर से कॉस्ट शीट याद दिलाऊं तो प्राइम कॉस्ट, एड फैक्ट्री ओवरहेड, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, एड ओपनिंग WIP लेस क्लोजिंग WIP, नेट फैक्ट्री कॉस्ट, एड ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो अगर यहां लिखा होता प्रोडक्शन ओवरहेड, तो फिर ये दोनों सही आंसर थे। क्लियर है। तो व्हाट इज द राइट आंसर, फैक्ट्री ओवरहेड्स। एग्री। 33, कैंटीन एक्सपेंस ऑफ फैक्ट्री वर्कर्स आर पार्ट ऑफ। अरे फैक्ट्री के वर्कर है ना यार, हद हो गई, तो फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट होगा। हर कंपनी अपने वर्कर को सुविधा देती है, क्लियर है। तो वर्कर के हिसाब से उनकी कैंटीन होती है। कई बार कैंटीन को वो पैसे चार्ज करते हैं, कुछ आइटम कैंटीन में फ्री होती है, कुछ आइटम पैसों से दी जाती है। तो फ्री वाली आइटम कंपनी बियर कर रही है, तो व्हाट इज दिस। अगर आप कोई अच्छी कंपनी ज्वाइन करोगे तो वहां पर चाय कॉफी फ्री होती है। इज दैट क्लियर। आप कितनी चाय पियो, कितनी कॉफी पियो, कौन बियर कर रहा है, कंपनी। हाँ वहां पर आप बोलो जी मुझे नैचोस भी खाने हैं, मुझे ग्रिल सैंडविच भी खाने हैं, तो ये सब होते हैं उसमें, बट दे आर पेड। वहां पे वेंडर लगे होते हैं, आप उन्हें पे करे, ले लो, चाय कॉफी फ्री है भाई, कंपनी इतना ही खर्चा उठा सकती है। क्या मेरी बात क्लियर हो गई। देयरफॉर चलो 34, a company pays royalty to state government on the basis of production, it is termed as। हाँ जी जल्दी बताओ,
अरे जहां भी रॉयल्टी दिख जाए यार, सोचना ही नहीं है क्या, डायरेक्ट एक्सपेंस, चाहे रॉयल्टी प्रोडक्शन पर हो चाहे रॉयल्टी सेल पर हो, मैंने बोला था दोनों पे होती है, सो इट इज टर्म्ड एज व्हाट, डायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है जी, चलो 35 पर आते हैं भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एलिमेंट ऑफ वर्क ओवरहेड, वर्क ओवरहेड मतलब फैक्ट्री ओवरहेड, वो कह रहा है इनमें से कौन सा फैक्ट्री ओवरहेड में नहीं जाएगा, पूरी लिस्ट लिखवाई थी मैंने तुम्हें, स्टोर कीपर सैलरी, प्लांट मैनेजर, सेल्स मैनेजर, प्रोडक्शन इंस्पेक्टर, इन तीनों का संबंध सीधा प्रोडक्शन से है, इसका नहीं है, तो यही आंसर है हमारा। सेल्स मैनेजर प्रोडक्ट बनाने के लिए जिम्मेदार नहीं है, वो तो बेचने के लिए जिम्मेदार है, तो सेल्स मैनेजर की सैलरी इज अ पार्ट ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ना के जो भी है। 36 अ प्रॉफिट सेंटर इज, यार अभी तो बताया जहां पे जो चीज बने उसे सेंटर बोलते हैं, अगर प्रॉफिट सेंटर है तो यहां पे प्रोडक्ट बेचा जाता है, रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता है और उस रेवेन्यू में हमारा प्रॉफिट होता है। ये काम कौन डिसाइड करता है, तो मैनेजमेंट प्रॉफिट सेंटर थोड़ी है, मैनेजमेंट ने सब डिसाइड करके आपको दे दिया, अब आप बेचो प्रोडक्ट और प्रॉफिट कमाओ। तो कंपनी के जो सेल्स डिपार्टमेंट होते हैं वो अलग होते हैं ना, वो अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं चेंज। अभी एग्जांपल आई थी टिकट काउंटर की, मेट्रो पे जो बंदा बैठा अपनी इच्छा अनुसार कम ज्यादा कर सकता है टिकट, नहीं कर सकता ना, तो मैनेजमेंट का काम तो खत्म हो गया। अब बोलो हाँ या ना, मैनेजमेंट ने इंस्ट्रक्शन दे दी, अब आपको वही फॉलो करनी है, बात खत्म। तो हम मैनेजमेंट को प्रॉफिट सेंटर थोड़ी बोल सकते हैं, गॉट द पॉइंट। तो वेयर द मैनेजर हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जनरेटिंग एंड मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट, अरे बोलो क्लियर है, तो हम उसको बोलते हैं प्रॉफिट सेंटर। चलो, रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू, अरे बोलो जी बात क्लियर है। अब रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर को कैटेगराइज करो, देखो रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर एक वाइडर टर्म है, सुनो गाइस सुनो, जिसके अंदर ये सारे सेंटर क्या होते हैं, कवर होते हैं। बोलो जी बात क्लियर है। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर के अंदर कॉस्ट सेंटर, प्रॉफिट सेंटर और इन्वेस्टमेंट सेंटर, ये सब आते हैं, इसे बोलते हैं हम रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। जैसे हम बोलते हैं कॉमर्स, हम कॉमर्स स्टूडेंट है, क्या कॉमर्स का मतलब सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है, क्या कॉमर्स का मतलब सिर्फ फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है, क्या कॉमर्स का मतलब केवल और केवल टैक्सेशन होता है? ये सारे, कॉमर्स एक बहुत बड़ा शब्द है, एक बहुत बड़ी अम्ब्रेला है जिसके अंदर ये सारी चीजें आती है, बैंकिंग, फाइनेंस, कॉस्ट, टैक्सेशन, ये सब क्या है, कॉमर्स। अरे बोलो यस और नो। तो इसीलिए एक वाइडर टर्म है जिसके अंदर ये सारे फंक्शन होते हैं। उसी तरह रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर इज अ वाइडर टर्म जिसमें ये सारे सेंटर आते हैं। अब अगर कॉस्ट सेंटर है तो वो मैनेजर रेस्पॉन्सिबल है कॉस्ट के लिए, प्रॉफिट सेंटर है तो उस मैनेजर को क्या जनरेट करना पड़ेगा, प्रॉफिट। चीजें सीखो, एमसीक्यू के माध्यम से सीख लो। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर वो सेंटर है विच इज अ बिगर एस्पेक्ट, जिसके अंदर ऑलमोस्ट ये कॉस्ट सेंटर, प्रॉफिट सेंटर, इन्वेस्टमेंट सेंटर सब आते हैं। याद रख पाओगे? दे आर कॉल्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। कॉस्ट यूनिट इज डिफाइंड एज, आज ही बताओ कॉस्ट यूनिट कैसे डिफाइन करते हैं? पहला ऑप्शन, यूनिट ऑफ क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस और टाइम इन रिलेशन टू विच कॉस्ट में बी असर्टेन, अ लोकेशन, अ पर्सन, सेंटर हैविंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंटर कंसर्न विद अर्निंग इन दिस। व्हाट इज कॉस्ट यूनिट? सब लिखवा है मैंने। इट्स अ यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट नापने की इकाई को हम क्या बोलते हैं? कॉस्ट यूनिट बोलते हैं। अरे बोलो जी बात क्लियर है। जब हम कपड़े लेने जाते हैं तो हम उसे मीटर में नापते हैं, चीनी लेने जाते हैं किलो में नापते हैं, सीमेंट खरीदते तो टन्स में नापते हैं। यस और नो? ठीक है, हाँ, दूध लेते हैं तो लीटर में। बोलो जी बात क्लियर है। तो अगर आप सही कॉस्ट यूनिट यूज नहीं करोगे तो ना प्रोडक्ट खरीदा जा सकता है और ना ही बेचा जा सकता है, इसलिए सही यूनिट जरूरी है। घर में बिजली का बिल आता है तो किलोवाट आवर में आता है, होटल में रुकते तो पर रूम पर डे होता है, हॉस्पिटल में जाते तो पर पेशेंट पर डे के हिसाब से पैसे चार्ज होते हैं। क्लियर? तो हर जगह
लोकेशन के हिसाब से यूनिट बदल जाती है। मेट्रो में ट्रेवल करते तो पर पैसेंजर पर किलोमीटर के आधार पर पैसे चार्ज होते हैं। तो जब तक कॉस्ट यूनिट नहीं होगी तब तक सही मेजरमेंट नहीं हो सकती। क्लियर है? इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो वो पूछता है कौन से कोर्स के लिए आए हो, फाउंडेशन के लिए, इंटर के लिए, क्या फाइनल के लिए, उसके आधार पर वो आपसे फीस चार्ज करता है। एग्री और नॉट? चलो, देयरफॉर तो कॉस्ट यूनिट इज डिफाइंड एज द यूनिट ऑफ क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस और टाइम इन रिलेशन टू विच कॉस्ट में बी एसर्टेन। अब कॉस्ट टाइम के आधार पर भी होती है, यस और नो? भाई 10 मिनट की हियरिंग के कपिल सिब्बल एक हियरिंग के 15 से 25 लाख रुपए लेते, तो ये क्या है? उनका टाइम है। बोलो हाँ या ना? सुप्रीम कोर्ट में इसी तरह से चार्ज होता है। बात समझ में आती है यहां तक? भाई अगर हमारी एक टाइम लगेगा, मैं आधा घंटा कोर्ट सुनेगा, 25 लाख रुपए देने आपको, 15 लाख देने, तो ये ही तो है। क्लियर हो गई बात यहां तक? कोई डाउट अभी तक? तो ये आवर के हिसाब से चार्ज किया जाता है। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड। चलिए, फिक्स कॉस्ट इज अ कॉस्ट विच चेंजेस इन टोटल प्रोपोर्शन टू चेंजेस विच इज पार्टली फिक्स, दिस विच डू नॉट चेंज इन टोटल ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड डिस्पाइट चेंज इन आउटपुट विच रिमेन सेम फॉर ईच यूनिट ऑफ आउटपुट। सोच के जवाब चाहिए। ये ऐसा आंसर है जिसका मोस्टली स्टूडेंट गलत जवाब देते हैं बार बार आने के बाद भी। हाँ जी, सोच के जवाब चाहिए मुझे तीन सब बच्चों से। हाँ जी, बोल दो। विच चेंजेस, पहली लाइन सुनते ही ये गलत है, वो भी टोटल में। विच इज पार्टली फिक्स एंड पार्टली वेरिएबल, गलत। विच डू नॉट चेंज इन टोटल, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड डिस्पाइट चेंज इन आउटपुट विच रिमेन सेम फॉर ईच यूनिट, ये गलत है। क्योंकि फिक्स कॉस्ट मैंने बार बार बताया आपको हमेशा टोटल में सेम रहती है, पर यूनिट में बदलती है। याद रखना इस बात को, जैसे जैसे यूनिट बढ़ेंगी फिक्स कॉस्ट पर यूनिट घटेगी, टोटल में सेम रहेगी। याद रहेगी ये बात। वेरिएबल कॉस्ट के साथ उल्टा है, टोटल में चेंज होती है पर यूनिट पर फिक्स रहती है। तो ये बातें याद रखनी है आपको। इज दैट वेरी मच क्लियर? तो फिक्स कॉस्ट कभी भी आउटपुट के आधार पर चेंज नहीं होती। हां, फिक्स कॉस्ट हमेशा पर यूनिट के आधार पर चेंज होती है, वो भी इनवर्सली। जितनी ज्यादा यूनिट बनाओगे फिक्स कॉस्ट पर यूनिट उतना कम आएगा, जितनी कम यूनिट बनाओगे फिक्स कॉस्ट पर यूनिट उतना ज्यादा आएगा। क्लियर है? सो आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन थर्ड वन इज द राइट आंसर। अब वो कह रहा है सर अनकंट्रोलेबल कॉस्ट आर द कॉस्ट विच इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द एक्शन of a specified member of an understanding, cannot, can, may और may not और must। बोलो जी। अनकंट्रोलेबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जिसको हम कंट्रोल ही नहीं कर सकते। अब कंपनी के मेंबर कुछ भी करें उसका उस कॉस्ट पर कोई असर नहीं पड़ता। कैन नॉट। सर उदाहरण दे दो। उदाहरण, एडवर्टाइजमेंट इज व्हाट? अनकंट्रोलेबल। एडवर्टाइजिंग एजेंसी जो पैसे मांगेगी आपको उतने ही देने पड़ेंगे। आप बोलोगे यार कॉस्ट कम कर दो, ये हटा दो, वो हटा दो, तो बोलेगा खुद ही बना लो ऐड। बोलो यस और नो? तो एडवर्टीजमेंट इज एन अनकंट्रोलेबल कॉस्ट। तो सर कंट्रोलेबल कौन सी होती है? मटीरियल, लेबर। यस और नो? डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये कंट्रोलेबल है। कौन कह रहा है रोज उबर या रैपिडो से आओ, चुपचाप बस में आ जाओ? बोलो कॉस्ट कंट्रोल हो गई नहीं हो गई? मेट्रो से आ जाओ, बोले ना जी ना, मर्सिडीज हायर करके आऊंगा। हाँ मिलती है किराए पे, कौन मना कर रहा है? लोग शादियों में खूब लेके जाते हैं, उन्हें पता है खरीद तो सकते नहीं, तो किराए पे ले लो। मिलती है, हर लग्जरी गाड़ी किराए पे मिल जाएगी आपको। क्लियर है? तो ये आपकी जेब जितना अलाउ करे। अब आप बोलो कोचिंग के लिए भी मैं तो ऑडी में ही आऊंगा भाई, मुझसे कम में नहीं जाऊंगा कोचिंग। तो भाई ठीक है, फिर पैसे दो, चुपचाप बस में आ जाओ। तो कॉस्ट क्या हो गई? कंट्रोल। तो याद रख लो, मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये कंट्रोलेबल है। एडवर्टीजमेंट अनकंट्रोलेबल है, ये आपके हाथ में नहीं है। हाँ जी,
एलिमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ ए प्रोडक्ट आर मटीरियल ओनली, लेबर ओनली, एक्सपेंस ओनली, तीनों। एलिमेंट का मतलब होता है तत्व जिनसे मिलकर कॉस्ट बनती है। अगर आप मुझसे पूछो सर कॉस्ट निकाल के दिखाओ किसी भी प्रोडक्ट की, तो मैं तीन चीजें जोड़ दूंगा, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस, एंड दे फॉर्म पार्ट ऑफ द कॉस्ट। ठीक है भाई, चलो 41 भी हो गया। 41 क्वेश्चन करा दिए मैंने, अब हम सेंचुरी की तरफ मूव कर रहे हैं। हाँ हाफ में बोलने ही वाला था यार। चलो नेक्स्ट, एबनॉर्मल कॉस्ट इज द कॉस्ट। हाँ भाई, एबनॉर्मल कॉस्ट कौन सी होती है? कॉस्ट नॉर्मली इनकर्ड एट अ गिवन लेवल। अरे भैया यहां तो एबनॉर्मल लिख रहा हो तो नॉर्मल कैसे हो सकती है वो? कॉस्ट नॉट नॉर्मली इनकर्ड एट अ गिवन लेवल ऑफ आउटपुट, कॉस्ट विच इज चार्ज टू कस्टमर, कॉस्ट विच इज इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। सबसे पहली बात, एबनॉर्मल कॉस्ट कंपनी खुद बियर करती है, इसका बर्डन कभी भी कस्टमर पर नहीं जा सकता। तो ये ऑप्शन भी गलत, ये ऑप्शन भी गलत। क्लियर है? ये तो है ही गलत। तो व्हाट इज द राइट आंसर? नॉट नॉर्मली इनकर्ड एट अ गिवन लेवल ऑफ आउटपुट। अरे बोलो जी, बात क्लियर है? ऐसी कॉस्ट जो नॉर्मल नहीं है, जो वंस इन अ वाइल हो गई, तो दैट इज नोन एज व्हाट? एबनॉर्मल। कन्वर्शन कॉस्ट इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ कन्वर्टिंग डैश इनटू डैश। जल्दी बोलो भाई। रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स। रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने पर जो कॉस्ट आती है दैट इज कॉल्ड कन्वर्शन कॉस्ट। और अगर आप मुझसे पूछे, लेबर के चैप्टर में पढ़ाया था मैंने आपको, क्लियर? कन्वर्शन कॉस्ट इज ऑलवेज इक्वल टू डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स। कन्वर्शन कॉस्ट में कभी भी डायरेक्ट मटेरियल इंक्लूड नहीं होता। याद रहेगी ये बात? तो ये क्वेश्चन एमसीक्यूज में फंस जाता है। ऐसी कॉस्ट बताओ जो प्राइम कॉस्ट और कन्वर्शन कॉस्ट दोनों में कॉमन हो। तो दो चीजें हैं जो प्राइम कॉस्ट और कन्वर्शन कॉस्ट दोनों में आता है। प्राइम कॉस्ट को याद करते हैं मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस। कन्वर्शन कॉस्ट याद करते हैं लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, फैक्ट्री ओवरहेड। तो वो दो एलिमेंट जो दोनों में कॉमन है वो क्या है? डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस। ये दोनों में कॉमन होते हैं, प्राइम कॉस्ट में भी और कन्वर्शन कॉस्ट में भी। फिर से बताऊं, समझ में आ गया? तो कन्वर्शन कॉस्ट इक्वल टू, कन्वर्शन कॉस्ट इक्वल टू डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और फैक्ट्री ओवरहेड। इन तीनों को जोड़ दो, व्हाट यू गोना गेट इज द कन्वर्शन कॉस्ट। चलो जी, संक कॉस्ट। ठीक है जी, संक कॉस्ट वो कॉस्ट है जो ऑलरेडी डूब चुकी है और ये कभी भी डिसीजन मेकिंग में यूज नहीं होती। आज आप डिसीजन लो, सर मैं सीएमए इंटर छोड़ रहा हूं, मुझसे हो नहीं रहा, तो क्या आईसीएमआई में दी हुई फीस वापस हो जाएगी? तो वो संक हो गई है। अब आप डिसीजन लो कि मैं सीएमए कंटिन्यू करूं कि छोड़ दूं, वो फीस आपको वापस मिलने वाली नहीं है। तो जो चीज ऑलरेडी खर्च हो गई है और आगे डिसीजन में जिसका कोई यूज नहीं है, उसे हम बोलते हैं क्या? संक कॉस्ट। रेलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग, नॉट रेलेवेंट, कॉस्ट टू बी इनकर्ड इन फ्यूचर, फ्यूचर कॉस्ट। और यहीं पे आपकी नॉलेज बढ़ा दूं, जो फ्यूचर कॉस्ट होती है उसे हम बोलते हैं रेलेवेंट कॉस्ट। तो रेलेवेंट कॉस्ट इज ए फ्यूचर कॉस्ट एंड रेलेवेंट कॉस्ट इज यूज्ड इन डिसीजन मेकिंग। क्लियर? अब ये आ गया न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल भी कराऊं क्या? वो तो कर ही सकते हो तुम यार। कैलकुलेट द प्राइम कॉस्ट, इससे मुश्किल सवाल नहीं बना दुनिया में। डायरेक्ट मटेरियल परचेज, डायरेक्ट कंज्यूम, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। मुझे आंसर चाहिए, बहुत खेल हो गया, निकालो कैलकुलेटर। शाबाश, आंसर चाहिए मुझे, आंसर।
कैसे आया 170? डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम 90, डायरेक्ट लेबर 60, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 20, कितने हुए? इज द राइट आंसर। सर ये क्यों नहीं लिया मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड? अरे मेरे भाई, अब ये भी समझाना पड़ेगा क्या? ओवरहेड तो इनडायरेक्ट हो गए ना। वो कितने बच्चों वाले सवाल आते हैं। क्लियर? और मैंने आपको कितनी तगड़ी तगड़ी कॉस्ट शीट सिखाई है, देखो उसमें से छोटा सा पार्ट है। कॉस्ट ऑफ ए प्रोडक्ट 10,000, प्रॉफिट 25% है सेलिंग प्राइस का। ये तो फाउंडेशन का सवाल है, ये हर जगह पूछा जाता है, फाउंडेशन में, इंटर में। कॉस्ट कितनी है? 10,000, 25% सेल पर है तो 25 बाय 75 कॉस्ट पर होगा तो 33,333। अरे समझाओगे? समझ गए? हाँ भाई, समझ गए कि नहीं? चलो अगला प्रश्न, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ सेल फ्रॉम द फॉलोइंग। बताओ जी, खुद करो, ये थोड़ी कराऊंगा मैं, इतने बड़े बड़े सवाल कराया मैंने, कितना आसान सा सवाल है। डू इट। कॉस्ट ऑफ सेल, कितना? 2,70,000। और कोई कुछ बोलेगा? या 2 मिनट दिए भाई, 1 मिनट क्यों 2 दिया? हाँ बेटा आंसर बताओ, बता दो, तुम बहुत कुछ रहते हो, अब आंसर बताओ। शाबाश, हाँ हाँ शाबाश, 3,20,000। काश इतना ध्यान पढ़ाई में लगा लिया होता तो आज हम कुछ कर लेते हैं। हाँ? मैं तो तुमसे कब सच तो कड़वा होता है, क्या करें? यही बात तो बोली थी बेटे, हमारा काम ही बोलना है। क्या करो भाई, मजबूरी है। हाँ जी बताओ बेटे। नकुल, नकुल नाम है तुम्हारा? कुणाल बताओ 280 कैसे आया? शाबाश शाबाश। और दोबारा बोलो, यहां तक तो सही था तुम्हारा। शाबाश। हाँ, और ये प्लस कर देंगे, एकदम सही जवाब बेटे। वायरल क्या हो गया? देखा, यही होता है, पेपर में आता हुआ हमसे गलत हो जाता है। सुनो, जब नेट वर्क कॉस्ट दे रखा है, मतलब नेट फैक्ट्री कॉस्ट दे रखा है, 100 दफा समझाया था, वर्क कॉस्ट ही फैक्ट्री कॉस्ट होती है, वर्क कॉस्ट ही। तो जब नेट दे दिया, इसका मतलब इसने ओपनिंग WIP ऐड कर दिया है और क्लोजिंग WIP लेस कर दिया है, तो अब दोबारा जरूरत नहीं है। यही गलती हुई होगी। चलो अब सबको समझ में आ गया 280 कैसे आया? कोई परेशानी? शाबाश। तो बस पढ़ाई करो, देखो आते हुए सवाल गलत कर रहे हो तुम तो गड़बड़ हो जाएगी। चलो जी अब आते, देखो प्रैक्टिकल कितना आसान आता है यार, उसमें तो गलती का कोई चांस होना ही नहीं चाहिए। अगर तुमने मेरे कराए हुए सवाल अच्छे से प्रैक्टिस करे, गारंटी दे रहा हूं न्यूमेरिकल तुमसे गलत नहीं होगा। बट शर्त क्या है? कर लो यार, कर नहीं रहा है, बस हम बातें कर रहा है, काम नहीं कर रहा है ना? ये हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, फलाना हो रहा है, दिमाग हो रहा है। वी आर एक्टिंग लाइक अ क्राइंग बेबी, अंग्रेजी में से बोलते हैं। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर एज नॉर्मल लॉस ऑफ मटीरियल? देखो नॉर्मल लॉस वो होता है, प्लीज कीप क्वाइट, जिसको होने से हम नहीं रोक सकते, जो कि इनहेरेंट है, जो उसका नेचर है, जो कि होके रहेगा। अरे बोलो बात क्लियर है? ऐसे लॉस को हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल लॉस।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज नॉर्मल लॉस? पिल्फरेज, इसका अंग्रेजी में मतलब होता है चोरी। पेपर इंग्लिश में आएगा भाई, मैं कुछ हेल्प नहीं कर सकता आपकी। तो क्या हुआ जी? चोरी। लॉस ड्यू टू एक्सीडेंट, लॉस ड्यू टू केयरलेस हैंडलिंग ऑफ मटेरियल। क्लियर है? और ऑप्शन है नन। तो इन सब में से ये ज्यादा बेटर है। ये नॉर्मल लॉस वो होता है जो आमतौर पर नॉर्मली हमें मिलता है, और लेबर को कितना भी समझा दो, दे आर व्हाट? केयरलेस। लेबर को छोड़ो, लोग मेट्रो को नहीं छोड़ते यार, सीटें फाड़ देते, वहां पे थूक देते। देखा है ना, बड़ा बड़ा लिखा है भाई, ऐसा मत करो वैसा मत करो। उन्हें पता है हमारा थोड़ी है, तोड़ो जम के। बोलो जी, बात क्लियर है? और अपनी कोई चीज होगी तो ऐसे संभालेंगे जो सोने से भी ज्यादा कीमती है, और दूसरे के पैसों की कोई वैल्यू नहीं होती। ठीक है जी, तो ये है नॉर्मल, और हर कंपनी में मिलता है ये। कर्मचारी यानी ह्यूमंस, ह्यूमन को कंट्रोल करना इज वन ऑफ द टफ जॉब। बोलो जी, बात क्लियर है? चलिए, अगर ये कंट्रोल हो जाते तो पनिशमेंट नहीं होती कानून में, लेकिन पनिशमेंट होती है। चलो आओ, जेल की रोटी खाओ। चलो 49, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। अरे बोलो भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सर देखो, अब ये कहना गलत होगा कि कौन सा लेस इंपॉर्टेंट है, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉस्ट। देखो, जहां से प्रोडक्ट की शुरुआत होती है, जहां से, तो वो क्या है? जब मेरे पास मटेरियल ही नहीं होगा तो लेबर खाली बैठेगी, खर्चे कहां पे करूं? अरे बोलो हाँ या ना? तो दिस इज कॉल्ड, जैसे हमारी बॉडी में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हार्ट, हार्ट रुक गया तो सब थम गया। अरे बोलो या सर नो? बाकी कोई भी चीज नहीं होगी चलेगा। पागल होते हैं लोग तो दिमाग नहीं होता, लेकिन जिंदा तो होते हैं। अंधे होते तो भी जिंदा होते हैं, बट ऐसा कोई सुना है बिना हार्ट के जिंदा है? तो हम इसको ऐसे कैटेगराइज करते हैं कि ये इसेंशियल पार्ट है। क्या है ये? कोई और पार्ट होगा तो यू विल बी कॉल हैंडीकैप, बट बिना हार्ट वाले को हैंडीकैप बोलते हैं, उसे डेड बॉडी बोलते हैं। अरे बोलो यस और नो? तो वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्लियर है? इन द सेम वे, जब हमारे पास मटेरियल ही नहीं होगा तो प्रोडक्ट कैसे बनेगा, और जब प्रोडक्ट बनना शुरू होगा बाकी कॉस्ट तो तभी आएंगी ना। तो इसलिए विच वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट? मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल इज ए एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग, ऑल, नन। डायरेक्ट मटेरियल इज ए प्राइम कॉस्ट। अरे बोलो यस और नो? डायरेक्ट मटेरियल, अच्छा सॉरी 51 चलेगा ना? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज अकाउंटिंग रिकॉर्ड? जल्दी बोलो। हाँ जी, बिन कार्ड, बिल ऑफ मटेरियल, स्टोर लेजर, वन ऑफ दीज। स्टोर लेजर, क्योंकि आपको सिखाया था मैंने, हम कॉस्ट अकाउंटेंट है, हम स्टोर लेजर बनाते हैं। बोलो जी, बात क्लियर है? तो स्टोर लेजर स्टोर कीपर नहीं बनाता, स्टोर लेजर कॉस्ट अकाउंटेंट बनाता है। बोलो क्लियर है? जिसमें वो तीन चीजें शो करता है, मटेरियल का आना, मटेरियल का जाना, और उसका बैलेंस। ना सिर्फ क्वांटिटी बल्कि साथ में उनकी प्राइस भी। दैट इज नोन एज व्हाट? स्टोर लेजर। बिन कार्ड आप जानते ही हो, एक डब्बे के ऊपर कार्ड लगा दिया जाता है कि इस डब्बे में ये है। जैसे किचन में होता है भाई, डब्बे में लाल मिर्च भरी है, इस डब्बे में नमक है, इस डब्बे में सोडा है। एम आई राइट और रॉन्ग? तो उस डब्बों को बोलते हैं क्या? बिन कार्ड। अब इसको हिंदी वाला बिन मत लगा देना, कभी हो जाए तेरे बिन वाला बिन। अरे बोलो क्लियर? चलो शाबाश। 52, डायरेक्ट मटेरियल कैन बी क्लासिफाइड एज। सोच के जवाब चाहिए, सोच के जवाब चाहिए, इसलिए तो कहा था। अच्छा, बहुत बढ़िया, वाह 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 भाई। मैंने तो ये इंस्टीट्यूट की साइट से लिए, आप वहां लिख के आ जाना नीचे नोट। असम्पशन। हाँ भाई अविराल, इसका आंसर चाहिए 52 का। डायरेक्ट मटेरियल इज ए वेरिएबल कॉस्ट। चिल्ला चिल्ला के बताया था, 4 कॉस्ट हमेशा वेरिएबल होती हैं। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वेरिएबल ओवरहेड। क्लियर? डायरेक्ट मटेरियल इज ए प्राइम कॉस्ट, ये तो बिल्कुल ही गलत है।
प्राइम कॉस्ट इज द समेशन ऑफ 3 एलिमेंट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। वो सवाल क्या पूछ रहा है, तुम जवाब क्या दे रहे हो, इसलिए बी केयरफुल। इज दैट क्लियर? छोटी छोटी गलतियां होती है, हमें लगता है हम सही कर रहे हैं, पर होता क्या है, वो गलत हो जाता है। चलो 53 पढ़ो भाई, क्या है 53? इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड प्राइसिंग कॉस्ट लैग बिहाइंड द करंट इकोनॉमिक वैल्यूज? क्लियर? पहले तो समझो समझो। कह रहा है जी इनमें से कौन सा मेथड है जिसमें हम प्राइस जो लेते हैं ना वो करंट वाला नहीं लेते। ये इसकी हिंदी अनुवाद हुआ। रिप्लेसमेंट में, लास्ट इन फर्स्ट आउट में, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में, वेटेड एवरेज में। जो पहले आया वो पहले जाएगा, तो इसमें करंट कॉस्ट कहां से आ गई? मैंने 1 महीने पहले मटेरियल खरीदा था, क्लियर है, फिर उसके बाद 4 बार मटेरियल और खरीदा, तो हम सबसे पहले कौन सा मटेरियल यूज करूंगा? विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ प्राइसिंग कॉस्ट लैग बिहाइंड द करंट इकोनॉमिक वैल्यू? मतलब इनमें से कौन सा मेथड है जिसमें हम करंट उस समय की कॉस्ट नहीं लेते जिस समय हम मेथड लगा रहे होते हैं। आगे आप समझ में? तो वो कौन सा है? फर्स्ट इन। और अगर होता किस में लेते हैं? लीफो। जो अभी खरीदा है वो अभी जाएगा। एम आई राइट और रॉन्ग? जो बाद में आया वो पहले जाएगा, बाद में जाएगा नहीं। दैट इज कॉल्ड लीफो। अरे क्लियर हो रहा है? कोई टेंशन? चलो शाबाश। हाँ जी, प्री डिटरमिन्ड रेट बताओ। पहले से डिसाइड होता है, और जो चीज पहले से डिसाइड हो जाए उसे स्टैंडर्ड कहते हैं। याद है ना, सिखाया था स्टैंडर्ड प्राइस मेथड, जो चीज पहले से डिसाइड कर ली जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड स्मूथ आउट द इफेक्ट ऑफ फ्लक्चुएशन इन मटेरियल प्राइस फ्लक्चुएट वाइडली? जब प्राइसेस बार बार चेंज हो तो उसके लिए सबसे सुटेबल मेथड होता है वेटेड एवरेज। याद रखना, वेटेड एवरेज मेथड इसलिए बना है कि बार बार प्राइस क्या हो रहा है, तो वेटेड एवरेज। क्लियर हो गई बात? चलो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंसेंटिव प्लान ऑफ पेमेंट वेजेस ऑन टाइम बेसिस आर नॉट गारंटीड? अब यहां से लेबर शुरू हो गई। लेबर 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 होलसेल, रोवन, टेलर, मैरी, किमरसन, बी डॉग, गेंटास्क एंड ऑल दैट। ठीक है जी। वो कह रहा है इनमें से कौन सी पेमेंट हम टाइम के आधार पे नहीं करते? हाँ जी बताओ, प्रज्ञा आप बताओ, कौन से सवाल पर है हम? ये नहीं पता हम है कहां पे, तो कैसे पता चलेगा? फोन पे बातें कर लेना, अविरल से नंबर दे दो भाई। चलो चलो भाई, पढ़ाई पे ध्यान दो। हाँ जी, कौन से क्वेश्चन पे हम? हद होती है यार। इनमें से केशव, इनमें से कौन से मेथड से पेमेंट समय के आधार पे नहीं होती? जल्दी बताओ। क्यों? क्यों? करेक्ट। अब लिखा हुआ इतना बड़ा बड़ा पीस रेट सिस्टम। क्या कहा था टेलर ने? पीस के हिसाब से देंगे, 2 रेट देंगे, हायर रेट एंड लोअर रेट। क्या था लोअर रेट? हायर रेट। कोई बात नहीं, दोबारा पढ़ लेंगे। हायर रेट, और इसका दिसंबर है। हायर रेट छोड़ के जाओगे। 120% ऑफ द नॉर्मल रेट। लोअर रेट 80% ऑफ द नॉर्मल रेट। बट कुछ किताबें 125 और 83 भी लेते हैं। चलो बहुत बढ़िया, तैयारी जीत की। कॉस्ट ऑफ आइडल टाइम अराइज ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल इज नोन एज।
चार्ज टू पीएनएल, चार्ज टू फैक्ट्री रिकवर्ड बाय इन्फ्लेटिंग रेट, इग्नोर। सुनो, लेबर खाली बैठी है, आइडल टाइम आ रहा है। क्यों खाली बैठी है? क्योंकि मटेरियल नहीं है। किसकी गलती है? कस्टमर की कि कंपनी की? और कंपनी अपनी गलती कभी भी कस्टमर पे चार्ज नहीं कर सकती, तो अपनी गलतियों की कॉस्ट वो कहां लेकर जाती है? पीएनएल में। हम कस्टमर पे वो कॉस्ट चार्ज करते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती। क्लियर हो गई बात? यहां तक याद रखना। अगर लेबर खाली बैठी है, क्यों खाली बैठी है सर? क्योंकि मटेरियल आपने नहीं मंगाया समय पर, तो इसके लिए कस्टमर जिम्मेदार थोड़ी है, आप खुद रेस्पॉन्सिबल हो, और जो लॉस होगा वो आप अपने कॉस्टिंग पीएनएल में लेकर जाओगे। क्लियर हो गई बात? तो इसको हम बोलते हैं एबनॉर्मल लॉस, और एबनॉर्मल लॉस का बर्डन कभी भी कस्टमर के ऊपर चार्ज नहीं होता। When overtime is required for meeting urgent order, overtime premium should be, जी भाई आपने अर्जेंट ऑर्डर कर दिया, आप ड्राई क्लीनर से गए, बोले ये लो भैया सूट कोट पैंट शाम को चाहिए, पार्टी में पहनना है, अर्जेंट चाहिए, ठीक है, डबल कर देगा वो रेट। नॉर्मल मान लो सूट की धुलाई के वो लेता है 500 रुपए, बोलेगा मिल जाएगा शाम को, 1000 रुपए लगेंगे। तो भाई आपका ऑर्डर वो प्रायोरिटी में रखेगा ना, वरना 2 दिन बाद ले जाना 500 रुपए देंगे। आपने कहा ना जी ना भैया अभी चाहिए, तो वो लेबर से ओवर टाइम करवाएगा ना, तो बर्डन भी तो आप ही से लेगा इसके पैसे, या अपने पास से देगा लेबर को? जल्दी बोलो जल्दी बोलो। कस्टमर से किस आधार पे लिया जाता है? ओवरहेड। तो ओवरहेड भी तो हम प्रोडक्ट की कॉस्ट में जोड़ते हैं। अरे बोलो भाई, क्लियर है? तो अगर ओवर टाइम कस्टमर के कहने पे हो रहा है, तो इस खर्चे को बियर भी कौन करेगा? कस्टमर करेगा। क्लियर है? तो आप जब प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालोगे, मटेरियल लेबर ओवरहेड में जोड़ दोगे ओवर टाइम प्रीमियम को। आई होप यू अंडरस्टैंड। क्लियर? समझ आ रहा है ना? लेबर टर्नओवर इज मेजर्ड बाय, लेबर टर्नओवर कैसे नापते हैं? नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस, एवरेज नंबर ऑफ वर्कर लेफ्ट, नंबर इन बिगिनिंग प्लस नंबर एट द एंड, नंबर ऑफ वर्कर ज्वाइनिंग, नंबर इन द बिगिनिंग एट द एंड, ऑल ऑफ दीज। ध्यान से पढ़ो, ध्यान से। यही जल्दबाजी में गलतियां होती है, ध्यान से पढ़ो भाई। हाँ जी, ए इज द राइट आंसर। अब बोलो इसमें डाउट क्या है? बोलो। लेबर टर्नओवर रेट है ये। क्या है फॉर्मूला? 3 मेथड सिखाए थे, रिप्लेसमेंट मेथड, सेपरेशन मेथड, फ्लक्स मेथड। क्लियर है? तो इस वजह से रिप्लेसमेंट का फॉर्मूला ये रहा। सर ये भी तो हो सकता है सेपरेशन का लेफ्ट, नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसने सिर्फ वो वर्कर लिए जो काम छोड़ गए, इसने वो तो लिए नहीं जिनको हमने नौकरी से निकाल दिया। अरे बोलो, सेपरेशन का मतलब क्या होता है? जितने लोग कंपनी से अलग हुए, चाहे वो अपनी इच्छा से छोड़ के गए हो, चाहे हमने उन्हें निकाला हो, दोनों को जोड़कर। क्लियर? देयरफॉर चलो, आइडल टाइम इज टाइम स्पेंड बाय वर्कर इन द फैक्ट्री। बहुत बढ़िया। टाइम स्पेंड बाय वर्कर इन द ऑफिस, टाइम स्पेंड बाय वर्कर ऑफ देयर वर्क, टाइम स्पेंड बाय वर्कर ऑन देयर जॉब। बेस्ट ऑप्शन चुननी है। मैं खाली बैठेगा तो ये थोड़ी बोलेंगे चलो अभी खाली हो ना, जाओ सड़क पे जाओ, ऑफिस से निकलो, ऐसे थोड़ी होगा यार। ऑफ देयर वर्क, जब वर्कर काम ना कर रहे हो उसे बोलते हैं क्या? आइडल टाइम। याद रहेगी बात? आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन चुननी है। जब वर्कर काम ना कर रहे हो, दैट इज टर्म्ड एज व्हाट? आइडल टाइम। ओवर टाइम इज, बताओ भाई ओवर टाइम क्या होता है? ओह शिट, कौन सा नंबर चल रहा था?
हाँ ये रहा यार, नॉर्मल से ज्यादा टाइम करवाओगे तो उसे ही तो ओवर टाइम बोलते हैं भाई। आप एक दिन में आपका ड्यूटी है 9 घंटे की, हम आपसे 12-12 घंटे काम ले रहा है, तो नॉर्मल से जितना भी ऊपर जाता है वो हमेशा ओवर टाइम होता है। ओवर एंड अबव नॉर्मल इज नोन एज ओवर टाइम। तो वही तो कह रहा हूं मैं भी। कहां पर? ना ना ना, स्टैंडर्ड आर जो है ना वो प्रोडक्ट के हिसाब से डिसाइड होते हैं। इस प्रोडक्ट को बनाने में 10 घंटे दिए गए तो ये स्टैंडर्ड आर है, लेकिन नॉर्मल आर मतलब जितने घंटे आपको ऑफिस में काम करना है, और वही एक्चुअल आर होते हैं, वही नॉर्मल आर होते हैं। बोलो क्लियर है? तो जब भी हम ओवर टाइम की बात करते हैं ना तो वी ऑलवेज कंसिडर नॉर्मल आर, ना के स्टैंडर्ड आर्स। होप यू गाइज अंडरस्टैंड। Labor productivity is measured by comparing total output with total hour, added value, actual time, standard time, all of the above। क्योंकि ये सारे लेबर की प्रोडक्टिविटी, उसकी कार्य कुशलता को बताते हैं। वो ये कहना चाह रहा है, टोटल आउटपुट को आवर से कंपेयर करते हैं कि ये यूनिट इसने कितने घंटे में बनाई, इसने जो काम करा उसने प्रोडक्ट की वैल्यू में कितना इजाफा किया, ये भी इसकी प्रोडक्टिविटी है। एक्चुअल टाइम और स्टैंडर्ड टाइम भी क्या कहलाता है? प्रोडक्टिविटी। तो ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है जी। अब ये है बढ़िया सवाल, अब याद है तो ही आंसर होगा, वरना नहीं होगा। इफ टाइम सेव इज लेस देन 50% ऑफ द स्टैंडर्ड टाइम, देन द वेज अंडर रो 1 एंड ऑल्सो प्रीमियम प्लान ऑन कंपैरिजन गिव्स equal more wages to worker under also more wage to worker row 1, none of the above। कोई भी सिचुएशन हो हमेशा रो 1 ज्यादा होगा किससे? हॉल से। हम सीख चुके हैं, बहुत डिटेल में डिस्कस भी हुआ था। रो 1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन हॉल से। सिंपल सा गणित है। चलो जी 63 हो गए भाई। भाई 64 कौन देगा आंसर? भाई अंडर टेलर डिफरेंशियल पीसेज वर्कर फेल टू कंप्लीट द टास्क विद इन द स्टैंडर्ड टाइम। अगर स्टैंडर्ड से कम हो तो लोअर रेट, या तो वो 80% होगा या 83 होगा। दैट इज द राइट आंसर। स्टैंडर्ड हो या उससे ज्यादा तो हायर रेट, या तो वो 120 होगा या 125 होगा। चलिए, डायरेक्ट एक्सपेंस डैश इंक्लूड इंप्यूटेड कॉस्ट। इंप्यूटेड कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो कि अज्यूम होती है, जो जेब से निकलकर नहीं जाती। मान लो भाई तुम्हारी मिठाई की दुकान है, आज दीपावली है, आपने कहा मैं घर में भी तो मिठाई लेके जाऊंगा, तो क्या मिठाई वाला अपने घर की मिठाई कहीं और से खरीदेगा? बोलो। उसने कहा नहीं जी, अपनी दुकान से निकाला 5 किलो का डब्बा, 1 किलो 1000 रुपए की, 5000 रुपए की ने गल्ले में डाल दिया, फिर क्या होगा? गेट तक गया और फिर याद आ रहे दुकान तो मेरी है, फिर गल्ले में से 5000 निकाले और अपनी जेब में रख लिया। ऐसी कॉस्ट को क्या बोलते हैं? इंप्यूटेड कॉस्ट, जो कभी भी हमारी जेब से नहीं जाती। और डायरेक्ट एक्सपेंस वो एक्सपेंस है जो खर्च हुआ है प्रोडक्ट को लाने में। तो डायरेक्ट एक्सपेंस में इंप्यूटेड कॉस्ट इंक्लूड नहीं होती। इंप्यूटेड का मतलब समझ में आ गया? अरे बोलो भाई। चलो, डायरेक्ट एक्सपेंस दैट डज नॉट मीट द टेस्ट ऑफ मटीरियलिटी कैन बी डैश पार्ट ऑफ ओवरहेड, कैन बी ट्रीटेड एज पार्ट ऑफ व्हाट? ओवरहेड। एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंस, द अलॉटमेंट ऑफ होल आइटम ऑफ कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट यूनिट इज कॉल्ड कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट यूनिट। बेटे अपोर्शनमेंट होता है जब डिपार्टमेंट में हो, तो इसको बोलते हैं एलोकेशन। क्लियर है? क्या बोलते हैं इसे? जब प्रोडक्ट पे चार्ज हो एलोकेशन, यूनिट में या सेंटर पे। जब पूरे डिपार्टमेंट पे चार्ज हो तो अपोर्शनमेंट। डायरेक्टर्स रिम्यूनरेशन एंड एक्सपेंस फॉर्म पार्ट ऑफ
ये रिपीट हुआ है, अरे बोलो यस और नो। चार्जिंग टू अ कॉस्ट सेंटर दोज ओवरहेड दैट रिजल्ट सोनली फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ कॉस्ट सेंटर इज नोन एज, जल्दी बोलो क्या होते हैं? इज नोन एज, कौन सा वाला होगा? पहले मीनिंग समझो, जब भी मुश्किल आ जाता है तो समझो करो। चार्जिंग टू ए कॉस्ट सेंटर दोज ओवरहेड, कॉस्ट सेंटर ऊपर भी तो यही था। एब्जॉर्प्शन मीन्स, आज ही बताओ एब्जॉर्प्शन मीन। चार्जिंग ऑफ ओवरहेड टू सेंटर कॉस्ट यूनिट, चार्जिंग ऑफ ओवरहेड टू सेंटर, बेटे सेंटर में चार्ज हो तो एलोकेशन, यूनिट पे चार्ज हो तो एब्जॉर्प्शन। When the amount of under or over absorption is significant, it shall be disposed of by, अब याद है अंडर एब्जॉर्प्शन, ओवर एब्जॉर्प्शन, यस ये यही पूछ रहा है, कह रहा when the amount of under or over absorption is significant, मतलब बहुत ज्यादा है, क्या है? बहुत ज्यादा है। तो उसे कैसे खत्म करते हैं? क्या यूज करते हैं? सप्लीमेंट्री रेट। क्या मैं ये कह दूं मैं ये सब सिखा चुका हूं तुम्हें? बोल नहीं रहे। Selling and distribution overhead are absorbed on the basis of rate, percentage on work cost, percentage of selling cost, any of the above। क्यों? क्योंकि सेलिंग एंड ओवरहेड को एब्जॉर्ब करने का कोई स्पेसिफिक मेथड हमारे पास नहीं है, तो आप उसको किसी के भी आधार पे चार्ज कर सकते हो। प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट इज अ पार्ट ऑफ, हाँ जी, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड, प्रोडक्शन कॉस्ट। देखो प्रोडक्शन कॉस्ट का पार्ट होता है क्या? प्राइमरी पैकिंग। ये डायरेक्ट मटेरियल का भी पार्ट होता है, लेकिन उन दोनों में बेटर आंसर क्या है? प्रोडक्शन। बोलो जी, बात याद रहेगी। प्राइमरी पैकिंग वो पैकिंग होती है जिसके बिना ना प्रोडक्ट बन सकता है ना प्रोडक्ट बिक सकता है, ऐसे को हम क्या बोलते हैं? तो अगर वो बिकने की बात कर रहा है या बनने की बात कर रहा है, इसलिए इसको डायरेक्ट मटेरियल भी ले सकते हैं, प्रोडक्शन भी ले सकते हैं, तो ये दोनों सही आंसर माने जाएंगे। आ रहा है समझ में? पर मैंने उसमें से बेटर चुन लिया प्रोडक्शन कॉस्ट, क्योंकि डायरेक्ट मटेरियल इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ व्हाट? प्रोडक्शन कॉस्ट। तो उसमें तो डायरेक्ट मटेरियल ऑलरेडी आ रहा है ना, देयरफॉर। आ गया भाई समझ में? हां, अगर यहां लिखा होता प्रोडक्शन ओवरहेड तो नहीं लेता मैं, तो फिर मैं इसे किस में लेता? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट में। अब आ रहा है समझ में चीजें? कोई डाउट है तो पूछ लेना। नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ ए प्लांट रेफर टू द डिफरेंस बिटवीन, चलो जी अब देखो तो थोड़ा सा मैं इसमें समझा दूं। जब हम कहते हैं ना कैपेसिटी, क्या कहते हैं? तो हम ये कहते हैं भाई चार तरह की कैपेसिटी होती है। एक होती है जिसको हम बोलते हैं मैक्सिमम कैपेसिटी, एक होती है नॉर्मल कैपेसिटी, एक होती है एक्चुअल कैपेसिटी, एक होती है प्रैक्टिकल कैपेसिटी। क्लियर है? अब सर क्या क्या कह रहा हूं समझ तो आ नहीं रहा। नॉर्मल सॉरी जिसको हम बोलते हैं थियोरिटिकल कैपेसिटी, क्या बोलते हैं? थियोरिटिकल कैपेसिटी। ये वो कैपेसिटी होती है प्लांट की जो मैन्युफैक्चरर क्लेम करता है। क्या करता है? जिसको रियल में अचीव करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। ऐसी कैपेसिटी को हम क्या बोलते हैं? थियोरिटिकल कैपेसिटी, या हम इसे बोलते हैं मैक्सिमम कैपेसिटी। बोलो क्लियर है? जैसे आपकी पास जो बाइक होगी उसकी टॉप स्पीड लिखी हुई है 150 किलोमीटर पर आवर, लिखी है उसमें, मीटर में आप अगर पढ़ो तो 150 किलोमीटर होती है, क्योंकि इसी के आधार पर उसे बोलते हैं 150 सीसी का इंजन लगा है इसमें। एम आई राइट और रॉन्ग? तो क्या कभी बाइक आपने 150 पे चलाई है? ना बाइक बचेगी ना तुम बचोगे, और 150 पे बाइक कभी जाती ही नहीं है। तो ये वो कैपेसिटी है जो क्या करता है? मैन्युफैक्चरर क्लेम करता है, जिसको अचीव करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है, इसलिए इसे हम बोलते हैं थियोरिटिकल कैपेसिटी।
या मैक्सिमम कैपेसिटी या रेटेड कैपेसिटी। क्लियर? नॉर्मल कैपेसिटी वो कैपेसिटी होती है जो कि प्रैक्टिकल कैपेसिटी होती है। क्या होती है? जिसको अचीव किया जा सकता है। बोलो जी, बात क्लियर है? और अगर हम उसमें से प्रैक्टिकल कैपेसिटी में से आइडल माइनस कर दें तो क्या मिल जाएगा? नॉर्मल। मैं आपसे कहूं भाई मेरी कंपनी में 365 दिन काम होता है, हर इंप्लॉय 365 दिन आता है, सर ये झूठ है। अरे बोलो यस और नो? हाँ, नॉर्मली 365 दिन में 60 दिन छुट्टी होती है, तो 300 दिन काम हो सकता है। जो अचीव किया जा सके उसे क्या बोलते हैं? नॉर्मल कैपेसिटी। सो नॉर्मल कैपेसिटी कौन सी कैपेसिटी होती है? प्रैक्टिकल। ये मैक्सिमम नहीं होती, याद रहेगी बात, क्योंकि मैक्सिमम वो कैपेसिटी है जिसको रियल में अचीव करना इम्पॉसिबल होता है। सिर्फ ये वो कैपेसिटी होती है जो मैन्युफैक्चरर क्लेम करता है। क्लियर है? Therefore, when the amount of overhead absorbed is less than the amount of incurred, it is called, जल्दी बोलो, बिल्कुल सही जवाब, अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। अरे क्लियर है? डैश इज अ साइंटिफिक एंड एक्यूरेट मेथड ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड। जो साइंटिफिक और एक्यूरेट मेथड हो ना उसे हम क्या मानते हैं? मशीन आर रेट मेथड। क्योंकि आज की डेट में प्रोडक्ट मशीनों से बनते हैं। क्लियर? तो जितने घंटे मशीन चलेगी उसके आधार पर लिया जाता है। तो हम ये अज्यूम करते हैं कि मशीन आवर रेट मेथड इज मोर साइंटिफिक एंड मोर एक्यूरेट। टोटल मैंने आपको 7 मेथड याद दिलाए थे, अगर आपको याद है तो। क्लियर? जिसमें सबसे खराब मेथड था ब्लैंकेट रेट मेथड। याद आ गया? चलो शाबाश। अब कह रहा है विच ऑफ दीज इज नॉट अ मटीरियल कंट्रोल टेक्निक। मटीरियल को कंट्रोल करना है, एबीसी होता है, फिक्सेशन ऑफ रॉ मटीरियल होता है, कंट्रोल ओवर स्लो मूविंग होता है, स्टोर मेंटेन करना में मटीरियल कंट्रोल टेक्निक नहीं है। स्टोर में तो सिर्फ मटीरियल की देखभाल होती है कि मटीरियल खराब ना हो, ये कंट्रोल थोड़ी होता है। अरे बोलो क्लियर है? एबीसी याद है ना? मटेरियल को 3 कैटेगरी में रखते हैं, ए में, बी में और सी में। ए में वो आइटम्स आती हैं जो क्वांटिटी में बहुत कम होती हैं, वैल्यू में बहुत ज्यादा होती हैं। बी में आती है मॉडरेट, सी में आती है जो वैल्यू में बहुत कम होती है और क्वांटिटी में बहुत ज्यादा होती है। तो उससे हम अपने मटेरियल को कंट्रोल में रखते हैं ताकि उन मटेरियल को ज्यादा ध्यान दिया जा सके जो ए कैटेगरी में फॉल करती है। अरे आ रहा है समझ में भाई? सर हाथ हो रहा है थोड़ा थोड़ा। चलो 79 पर आओ। आउट ऑफ द फॉलोइंग व्हाट इज नॉट वर्क ऑफ परचेज डिपार्टमेंट। बताओ इनमें से कौन सा परचेज डिपार्टमेंट का काम नहीं होता? रिसीविंग परचेज रिक्विजिशन, हाँ होता है भाई। एक्सप्लोरिंग द सोर्स ऑफ मटेरियल सप्लाई, कहां से मटेरियल खरीदेंगे, होता है। प्रिपरेशन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ परचेज ऑर्डर, होता है। अकाउंट बनाना उनका काम नहीं होता, उनका काम सिर्फ मटेरियल खरीद के फैक्ट्री तक पहुंचा देना है। अब ये तो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है जो उसकी अकाउंटिंग करेगा। गाइस आर यू गेटिंग मी? समझ में आ रहा है? बिल्कुल बेसिक सवाल ही आते हैं पेपर में, कोई आसमान से नहीं गिरेंगे क्वेश्चन। थोड़ा सा अगर आप अकल लगाते हो और पढ़ के जाते हो तो यू कैन इजीली आंसर। लो जी, बिन कार्ड इज ए, बोलो जल्दी से। बिन कार्ड क्या है? जिसमें सिर्फ क्वांटिटी होती है बस, तो बी इज द राइट आंसर। ए क्यों नहीं? और यार बिन कार्ड में लेबर थोड़ी रखी जाती है, बिन कार्ड में क्या रखा जाता है? मटेरियल। मैं फिर से बता दूं, बिन कार्ड क्या होता है? एक जो स्टोर कीपर है उसके बाद बड़े बड़े डब्बे होते हैं, हर एक डब्बे में, बिन मतलब डब्बा, जैसे आपके घर में होता है डस्टबिन, यस और नो, जिसमें आप कूड़ा कचरा रखते हो। तो वो स्टोर कीपर क्या करता है? हर बॉक्स में मटेरियल भर देता है, फिर उसके ऊपर एक कार्ड लगा देता है जिसमें ये लिखा होता है कि ये इसमें कौन सा
कौन सा मटेरियल है, कौन सी डेट में खरीदा गया है, उसकी क्वांटिटी क्या होती है, सिर्फ उसके अंदर क्वांटिटी, और अभी उसमें बैलेंस कितना बचा हुआ है। कभी भी बिन कार्ड में वैल्यू नहीं आती, तो बिन कार्ड ऑलवेज शो व्हाट, द क्वांटिटी नॉट द वैल्यू। याद रहेगी बात, इसलिए मैंने सिर्फ क्वांटिटी वाला सेलेक्ट करा, वैल्यू वाले काट दिया। थोड़ा सा कॉमन सेंस। अब क्योंकि बिन कार्ड का सीधा संबंध तो मटीरियल से, तो भैया वहां पे लेबर कहां से आ गई, लेबर की अटेंडेंस थोड़ी लिखाई जाती है बिन कार्ड में। क्लियर? तो व्हाट इज द राइट आंसर, बी। अगला आंसर तो आपको आता ही है, बताओ। स्टोर लेजर इज क्वांटिटी एज वेल एज वैल्यू। चलो, रीऑर्डर लेवल इज कैलकुलेटेड, फॉर्मूला बताओ, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम पीरियड। शाबाश। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज दैट क्वांटिटी एट विच कॉस्ट ऑफ होल्डिंग एंड कैरिंग इज, हाँ जी तन्नू, क्या होगा सही जवाब, एट EOQ, ये लाइन लिखी होगी रजिस्टर में, ऑर्डरिंग कॉस्ट एज वेल एज द कैरिंग कॉस्ट आर इक्वल एज वेल एज मिनिमम। EOQ पर ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट ना केवल इक्वल होती है बल्कि मिनिमम भी होती है। ये दो बातें कौन सी ऑप्शन बोल रही है, मैक्सिमम एंड इक्वल, मिनिमम एंड इक्वल, दिस द राइट आंसर। आ गया समझ में? बताओ, सारी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं, बस उसी में से क्वेश्चन आ रहा है, आसमान से थोड़ी गिरे हैं सब। राइट? ABC एनालिसिस अभी अभी बताया क्या है, इन्वेंट्री इज क्लासिफाइड इनटू A, B and C कैटेगरी विद A बीइंग द हाईएस्ट क्वांटिटी लोएस्ट वैल्यू। ये गलत है, A बीइंग द लोएस्ट क्वांटिटी एंड हाईएस्ट वैल्यू। ए में वो आइटम आती है जिनकी क्वांटिटी कम होती है, वैल्यू बहुत ज्यादा। बी में वो आती है जो मॉडरेट होती है। सी में वो आती है जिनकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है। इसकी मैं एग्जांपल दूं, आप पिकनिक पे गए हुए थे, 10 दिन बाद घर आए, जैसे ही गली में आए पड़ोसी ने कहा आपके घर में चोरी हो गई भाई, आप दौड़ते हुए किचन में घुस गए कि देखो आटा दाल चावल सब है कि नहीं है, क्या करोगे? सीधे उस कमरे में जाओगे जहां मम्मी के गहने रखे हैं, अरे बोलो हाँ या ना, जहां आभूषण रखे हैं। क्लियर? कितने किलो सोना है घर में? 10-15 किलो है? सर क्या बात कर रहे हो सर, 1 किलो का रेट पता है कितना हो गया? हद कर दी। तो क्वांटिटी में बहुत कम लेकिन वैल्यू में बहुत ज्यादा। ऐसे मटेरियल को आप 4-4, 5-5 तालों में रखते हो, इसको क्या बोलते हैं? ए। और जब मम्मी ताले लगा रहे थे तुमसे बोलते जाओ बाहर जाओ भी, अरे बोलो आए या ना, आजकल किसी का कोई भरोसा नहीं है भाई। क्लियर? बी में आता है तुम्हारी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन। अब तुम्हें पता चला टीवी चोरी हो गया, अब ये थोड़ी तुमने आंसुओं से रोना शुरू कर दिया, ठीक है 10, 12, 15 हजार का नुकसान हो गया, बहुत बड़ा नुकसान थोड़ी है। यस और नो? तो ये है मॉडरेट कैटेगरी बी। अब आप घर में आए, सर पड़ोसी ने बताया आटे का डब्बा खाली है, चोर सारा आटा ले गया, आपको गुस्सा नहीं दया आएगी, चलो बेचारा भूखा होगा कोई बात नहीं, 20 किलो आटा ले गया तो ले जाए यार, 200-400 रुपए का तो है। तो ये कौन सी कैटेगरी है? सी। आ गया समझ में? तो ABC में ऐसे चलता है। क्लियर? अब तो नहीं भूलोगे। तो ए क्वांटिटी कम, वैल्यू सबसे ज्यादा, बी मॉडरेट इक्वल इक्वल, और सी क्वांटिटी बहुत, वैल्यू चिल्लड़। 20 किलो आटा 400-500 रुपए में आ जाता है। अरे बोलो आया ना, इतना तो गुटखा खाने वाले रोज खा के थूक देते, जो गुटखा खाते हैं। मैं एक नया एग्जांपल दे रहा हूं। क्लियर? जो सिगरेट पीते, चेन स्मोकर, 1000-1500 की तो रोज सिगरेट पी जाते हैं। चेन स्मोकर जानते हो? हाँ बेटे, जो कहता है वही होता है। मुझे तो सब कुछ पता है, मुझे तो ये भी पता है दुनिया में जापान भी है, इसका मतलब थोड़ी मैं गया हूं वहां पे। तो
ये यूज करनी चाहिए। समझ गए? जो चीज आपको पता है जरूरी नहीं है कि यू एक्सपीरियंस दैट ऑल्सो। इज दैट क्लियर? चलो, विच वन आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड? ईओक्यू। अरे ईओक्यू से इन्वेंट्री थोड़ी वैल्यू होती है, फीफो से होती है, लीफो से होती है, वेटेड एवरेज से होती है, बट ईओक्यू से इन्वेंट्री वैल्यू नहीं होती। चलो, इन केस ऑफ राइजिंग प्राइजेस इन्फ्लेशन फीफो मेथड विल। अब सोच के जवाब देना, ये अच्छा सवाल है। अगर प्राइस बढ़ रहे हो तो पहली बात मैं आपको समझा दूं, अगर प्राइस बढ़ते हैं ना तो लीफो मेथड यूज होता है, सब लिखा हुआ है तुम्हारे पास। फीफो मेथड तब यूज होता है जब प्राइस गिर रहे होते हैं, लेकिन वो कह रहा है नहीं, प्राइस बढ़ रहे हैं और आपने फीफो लगा दिया, प्राइस बढ़ रहा है और आपने फीफो लगा दिया, तो बताओ परिणाम स्वरूप उसका क्या रिजल्ट होगा? तो सोच के बताओ, जो तुमने पहले खरीदा वो सस्ता खरीदा होगा, प्राइस तो बाद में बढ़े ना, तो जब तुम फीफो लगा रहे हो तो जो बचा हुआ मटेरियल है वो पहले वाले में से होगा या लास्ट वाले में से होगा? मैं भाई फीफो लगा रहे हो तो बचा हुआ मटेरियल पहले वाले में से होगा लास्ट वाले में से होगा? लास्ट वाले में से होगा यार। जो पहले खरीदा वो पहले लगा दिया, दैट इज कॉल्ड फीफो, तो बचा हुआ मटेरियल लास्ट वाले में से होगा, और लास्ट वाला तो महंगा खरीदा है ना, तो वैल्यू क्या होगी उसकी? बढ़ जाएगी। तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू प्रोवाइड हाई वैल्यू प्रॉफिट पर लॉस वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक पर लॉस वैल्यू ऑफ प्रॉफिट। हाँ जी, और उससे प्रॉफिट क्या हो जाएगा हमारा? कम हो जाएगा। प्रोवाइडिंग हाई वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, एक मिनट रुक जाओ, प्रोवाइडिंग हाई वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एंड प्रॉफिट, ये होगा, क्योंकि जब क्लोजिंग स्टॉक बढ़ता है तो प्रॉफिट भी तो बढ़ता है। अरे क्लोजिंग स्टॉक पीएनएल की क्रेडिट में आता है नहीं आता? और जितने ज्यादा क्लोजिंग स्टॉक होगा उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा। चलो भाई, अरे आया समझ में? चलो, इन केस ऑफ राइजिंग प्राइसिंग इन्फ्लेशन लीफो विल, बताओ क्या करेगा? प्रोवाइडिंग लोएस्ट वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एंड प्रॉफिट, क्योंकि आपने महंगा खरीदा और महंगा यूज कर लिया, तो जब आपकी कॉस्ट ज्यादा आएगी तो प्रॉफिट अल्टीमेटली कम हो जाएगा। कैलकुलेट द रीऑर्डर लेवल फ्रॉम द फॉलोइंग। कंजम्पशन 100 से 200 यूनिट, डिलीवरी 4 से 8 वीक। जल्दी बताओ रीऑर्डर लेवल। और तो नहीं है कुछ? नहीं है, बताओ जी रीऑर्डर लेवल बताओ। क्लियर है? कितना आ रहा है? 50। कैलकुलेट रीऑर्डर लेवल फ्रॉम द फॉलोइंग कंजम्पशन पर वीक, 100 से 200 और डिलीवरी पीरियड, तो मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड 56 आई है। कह रहा है कैलकुलेट ईओक्यू फ्रॉम द फॉलोइंग। ईओक्यू बताओ जल्दी भाई। $310 is the right answer. $310 राइट आंसर है भाई। अब कर लेना, पता है तो सारा ईओ क्यों निकालना है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक फ्रॉम द अकॉर्डिंग टू द फीफो मेथड। 1 जनवरी को ओपनिंग था, इतना इतना खरीदा, इतना इतना इशू कर दिया, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बताओ। तो करो अभी, हो जाएगा थोड़ी, करो अभी।
कितना आ रहा है? 765 इज द राइट आंसर। 765 सही जवाब है। देखो 1 जनवरी को 50 यूनिट खरीदी और 2 जनवरी को 30 इसमें से गई, 20 बची है। फिर 5 जनवरी को 100 खरीदी है और 12 जनवरी को 200 खरीदी है। फिर 18 जनवरी को 150 गई है, तो 20 ये गई और ये बची कितनी? 30 इसमें से गई, तो ये 170 बची। क्लियर है? कौन से कितने के रेट पर? 4.5 के रेट पर। कितना आ रहा है? इज द राइट आंसर। ओ हाँ बोल दो जल्दी से। 765 इज द राइट आंसर। चलो अब कह रहा लीफो से करो, करो लीफो से। लास्ट इन फर्स्ट आउट। लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट। देखो भाई पहला इशू कब हुआ था? तो 50 में से ही गया होगा, तब तो कोई ऑप्शन ही नहीं थी हमारे पास। ये बची हुई है 50 थी मेरे पास 1 जनवरी में, इसमें से 2 जनवरी को 30 गई। अरे बोलो क्लियर, कितनी बची? 20। फिर 5 को खरीदी 100, फिर 200। 18 को पहले 150 गई, तो इसमें से तो गई होंगी 150, तो इसमें से बची हुई है 50। किस में से? 200 में से। तो 50 इंटू 4, ये करो कितना आया? ये वाली प्लस करो इसमें 500 और ये जोड़ो 20 और 4 80। बोलो 805 इज द राइट आंसर। अरे आ गया समझ में? तो 805 क्या है? सही जवाब है। कोई टेंशन? चलो वेटेड एवरेज। अब वेटेड एवरेज करना है। चलो होमवर्क में कर लोगे, कर लोगे ना? आ जाओ। कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल वेस्टेजेस, पीएनएल अकाउंट। क्योंकि एबनॉर्मल का बर्डन हम किस पे डाल देते हैं? कैलकुलेट रीऑर्डर लेवल फ्रॉम द फॉलोइंग। सेफ्टी स्टॉक 100, कंजम्पशन 500 वीक, इट टेक्स 12 वीक टू रीच। तो 12 इंटू 5 कितने हुए? 6000। 6000 में सेफ्टी स्टॉक 1000 जोड़ दो, 7000 इज द राइट आंसर। याद है? मैक्सिमम कंजम्पशन इंटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड प्लस सेफ्टी स्टॉक। अरे क्लियर? चलिए
फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द एक्स्ट्रा कॉस्ट बाय यूजिंग EOQ। अब ये होमवर्क ये पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। क्या इतना बड़ा सवाल MCQ में नहीं पूछेगा वो, इंस्टीट्यूट ने दे दिया, अदरवाइज फिर इसमें वो भी है क्या, डिस्काउंट। सारे सवाल कराया मैंने तुम्हें, ये तो 8 नंबर का सवाल आएगा, उसने जबरदस्ती बना दिया इसे। क्लियर? चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एबनॉर्मल कॉज ऑफ आइडल टाइम। एबनॉर्मल जिसको होने से मशीन ब्रेक डाउन, मैं चलते चलते मशीन खराब हो गई, तो ये क्या है, एबनॉर्मल। टाइम टेकन बाय वर्कर टू ट्रेवल डिस्टेंस इन मेन गेट ऑफ फैक्ट्री एंड द प्लेस ऑफ वर्क। मेन गेट से फैक्ट्री तक जाने का समय है, तो नॉर्मल है, उड़ के थोड़ी जाएगा वर्कर। अरे बोलो, या बोलो है दौड़ते हुए आना है 50 की स्पीड से, तो ऐसे थोड़ी हो सकता है। क्लियर है? टाइम लॉस बिटवीन फिनिश ऑफ वन जॉब इन स्टार्टिंग द नेक्स्ट, ये नेचुरल है, ये नॉर्मल है। हमने एक सवाल सॉल्व करा, अगला सवाल फौरन हम शुरू करते ही नहीं, उसमें ब्रेक लेते हैं। 3 घंटे एक मूवी देखी आपने, एक क्षण गवाए अगली मूवी लगाते हो, सवाल ही नहीं उठता, जबकि वो तो एंटरटेनमेंट है। तो जब हम एंटरटेनमेंट में गैप ले लेते हैं तो वर्क में क्या गैप नहीं लेंगे? एक काम करा, अब अगला टाइम लेंगे। मैंने एक क्लास ले ली, अब अगली क्लास होगी 15-20 मिनट बाद, जब हम चाय कॉफी पियेंगे। अरे बोलो, क्लियर है? तो इसलिए मशीन का टूटना क्या है? इफ ओवर टाइम इज रिजॉर्ट द डिजायर ऑफ द कस्टमर। देखो, अगर कस्टमर कह रहा है कि जी मुझे जल्दी काम चाहिए, तो भाई उसके पैसे ज्यादा होंगे। बोलो हाँ या ना? तो उसको जल्दी काम कराने की वजह से अगर हमें ओवर टाइम करना पड़े, तो वो उस जॉब में ही तो जोड़ा जाएगा। अरे अभी एग्जांपल ली तो थी ड्राई क्लीनर की यार, नॉर्मली 500 रुपए होते हैं, डबल हो गए तो 1000 रुपए, तो आपको जल्दी देना तो 1000 रुपए देने पड़ेंगे। चलो, लेबर टर्नओवर मींस रेट ऑफ चेंज इन द कॉम्पोजिशन ऑफ लेबर फोर्स ड्यूरिंग यही सेम लैंग्वेज लिखवाई थी। लेबर टर्नओवर कभी भी नंबर में नहीं नापी जाती, किसमें नापी जाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अवॉइडेबल कॉज ऑफ लेबर टर्नओवर। अब लेबर क्यों भाग रही है जिसको होने से हम रोक सकते हैं? डिससेटिस्फैक्शन विद द जॉब, लैक ऑफ ट्रेनिंग, लो वेजेस, डिसेबिलिटी। अरे इन सबको तो हम सही कर सकते हैं भैया। वो डिसेबल हो गया, लूला लंगड़ा हो गया, आप कैसे सही करोगे उसे? वो तो डॉक्टर सही करेंगे। अगर वो जॉब छोड़ रहा है, सर मैं आप काम से खुश नहीं हूं, तो भैया मैं आपका नेचर ऑफ वर्क बदल दूंगा। क्लियर है? ट्रेनिंग मुझे पूरी नहीं मिली तो मैं आपको प्रॉपर ट्रेन करवा दूंगा, राइट? आपकी सैलरी कम है तो मैं बढ़ा दूंगा। अब आपकी टांग टूट गई तो मैं थोड़ी करूंगा सही। तो डिसेबिलिटी को हम होने से नहीं रोक सकते। चलो, 100 कॉस्ट एसोसिएटेड विद लेबर टर्नओवर कैन बी कैटेगराइज इनटू प्रिवेंटिव, रिप्लेसमेंट बोथ एंड मशीन कॉस्ट बोथ। प्रिवेंटिव भी होती है और रिप्लेसमेंट भी होती है। चलो जी, ये आ गई हमारी सेंचुरी खत्म। एनीथिंग टफ? देख लो, सब कुछ है, थोड़ा सा ध्यान लगाओगे तो यू कैन आंसर। हाँ जी, यहां तक कोई डाउट? समझ में आया कि किस तरह से ये सब हो रहा है? तो हमने 100 क्वेश्चन लॉजिकली सॉल्व कर लिए।